नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है अवधेश कुमार और हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा कि काफी दिनों तक जो हमारी क्लासेज है वो नहीं आ पाई हैं। उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण मैं आप लोगों को जो ये क्लासेज है वो कंटिन्यू नहीं रख पाया। आगे से हम ट्राई करेंगे जो हमारी क्लासेज है वो कंटिन्यू रहें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। हमारी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की ये 10वीं क्लास है और एडवांस सीरीज की हमारी ये 89th क्लास है। अगर हम अभी तक बात करें किसके सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया है दोस्तों, तो हमने ओबीजी, एंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल, आईईआर, जीआई ट्रैक्ट, न्यूट्रिशन, रीनल सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री और जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है दोस्तों, इनको हमने अभी तक क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो क्या है, व्हाट नर्सिंग एक्शन बेस्ट प्रमोट कम्युनिकेशन व्हेन ऑब्टेनिंग ए नर्सिंग हिस्ट्री। मतलब आप किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हो, हिस्ट्री के दौरान आप उस पेशेंट के साथ क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो। तो ऐसी कौन कौन से दोस्तों एक्शन है, नर्सिंग एक्शन है जो कि क्या है आपको करने चाहिए, जो कि प्रमोट करेंगे किस चीज को, कम्युनिकेशन को। मतलब आपका कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए आप इनमें से कौन कौन से एक्शन क्या करोगे दोस्तों, परफॉर्म करोगे। सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, दैट इज एस्टेब्लिशिंग द आई कॉन्टैक्ट, कि भाई आप आई कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करोगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर चाहे नर्सिंग हिस्ट्री ले रहे हो नहीं ले रहे हो, अगर आप किसी दूसरे पर्सन के साथ भी अगर बात करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, तो ये आपकी टेक्निक होनी ही चाहिए कि आप उसके आई कॉन्टैक्ट करके भी उससे क्या करो, बात करो। ठीक है, उससे उस पर्सन को लगेगा कि हाँ ये मेरी बात सुन रहा है। ठीक है, जैसे मान लो आप इधर हो और मैं इधर बोल रहा हूँ और हाँ आप लोगों को मैं बताता हूँ ये, तो आपको लगेगा सर पता नहीं क्या कर रहे हैं। जैसे ही कोई पर्सन है, दूसरा उधर बात कर रहा है, एक इधर मोबाइल चला रहा है और सुनता जा रहा है। तो जैसे पापा को गुस्सा आ जाता है, एकदम से रख देते हैं 3-4, हम मोबाइल चलाते चलाते बोलते रहते हैं, ध्यान नहीं देते। तो बात करो तो आई कॉन्टैक्ट के साथ करना चाहिए, तो वो कम्युनिकेशन को क्या बनाता है, बेटर बनाता है। सेकंड वन इज पैराफ्रेजिंग द क्लाइंट्स मैसेज। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, पैराफ्रेजिंग जो टेक्निक है दोस्तों वो कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। और हमने इसके बारे में बात की थी कि जो पेशेंट जो भी बात कहता है ना, उसको वापस से रिपीट करना। ठीक है, चाहे उन्हीं शब्दों में या दूसरे शब्दों के अंदर हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, पैराफ्रेजिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेशेंट कुछ भी बता रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी, तो आप उसको अच्छा आपको ये प्रॉब्लम हुई, तो फिर पेशेंट वो बताएगा हाँ ये मुझे प्रॉब्लम हुई थी और मुझे मेरे साथ ये हुआ, ऐसा हुआ। तो ये कम्युनिकेशन की क्या है दोस्तों, अच्छी टेक्निक है। ये दिखाता है रेस्पॉन्ड कि आप उसकी हर बात को सुन रहे हो और आप उसका क्या दे रहे हो दोस्तों, उसका जवाब दे रहे हो, उसको रेस्पॉन्ड कर रहे हो। तो ये एक अच्छा वे है। सेकंड है आस्किंग वाई एंड हाउ क्वेश्चन। बिल्कुल गलत है ये। कभी भी दोस्तों कम्युनिकेशन के दौरान आपको वाई एंड हाउ क्वेश्चन जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट के ऊपर एंजाइटी लाएगा कि आप उसको ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। तो ये चीजें जो है ना दोस्तों, ये पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसको जवाब देना है ना, उसको एक अच्छा जवाब देना पड़ेगा, उसको बिल्कुल प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा। तो ये पेशेंट को वरी करता है, चिंतित करता है, इसके अलावा एंजाइटी कोज करता है। तो कम्युनिकेशन की टेक्निक में याद रखना होता है कि भाई आपको हाउ वाई ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए। सेकंड नेक्स्ट वन इज यूजिंग ब्रॉड एंड ओपन एंडेड स्टेटमेंट। ये बिल्कुल सही है। मतलब ऐसे स्टेटमेंट यूज करोगे दोस्तों जो मतलब ब्रॉड हो, मतलब जिनका जवाब बहुत अच्छे से दिया जा सके, और ओपन एंडेड हो। ओपन एंडेड का मतलब ऐसा नहीं है जिसका आंसर क्या यस और नो ही हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो यस और नो है वो ओपन एंडेड नहीं होते हैं, मतलब उनका तो आंसर फिक्स ही है, क्या तो यस होगा या नो होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करना क्या कहलाता है, ओपन एंडेड स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे मान लो आप हर बात में करो, क्या आप खाना खाते हो, वो कहेगा, उसके पास एक ही आंसर, क्या तो हाँ, क्या नहीं। तो फिर वो कहेगा हाँ, फिर उसको पूछोगे आप तो आप गोभी खाते हो, वो कहेगा हाँ, वो कहेगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने जिनका जो आंसर है दोस्तों वो क्या है, यस और नो है। तो ये बिल्कुल सही है। आपको ब्रॉड एंड ओपन एंडेड जो स्टेटमेंट्स हैं उनका क्या करना है, यूज करना है। नेक्स्ट क्या देखा है कि रीअश्योरिंग द क्लाइंट दैट देयर इज नो कॉज फॉर अलार्म। ठीक है, अलार्म का मतलब होता है वरी करना, चिंतित करना। यहाँ पर अलार्म का मतलब वो वाला अलार्म नहीं है जो आप घड़ी में लगाते हो या आपके मोबाइल में लगाते हो। तो अलार्म का मतलब वरी, मतलब आप रीअश्योर करो क्लाइंट को कि यहाँ पर कोई वरी नहीं है। ये गलत है। आपको सर ये क्या गलत है, तो अच्छी बात है, हम क्लाइंट को करेंगे चिंतित नहीं है। भाई मान लो कि कोई भी पेशेंट है हॉस्पिटल में आया तो उसको डिजीज है, तो डिजीज है तो हम उसको फॉल्स रीअश्योरेंस नहीं देंगे ना, गलत झूठा आश्वासन फॉल्स रीअश्योरेंस कहलाता है। अब फॉल्स रीअश्योरेंस आप उसको दे रहे हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मान लो कोई पेशेंट है उसको मल्टीपल फ्रैक्चर है, ठीक है, उससे उठा नहीं जा रहा, बेड रिडन क्लाइंट है, और आप उसको कह रहे हो भाई आप तो कल ही खड़े होकर चल दोगे। ऐसा थोड़ी हो सकता है वो कल ही खड़ा होकर चल देगा। तो ये चीज उसको आपने झूठा आश्वासन दे दिया, कल वो तो नहीं चलेगा, तो वो आपको झूठा समझेगा। तो कभी भी एक नर्स को ऐसी चीज नहीं करनी कि वो फॉल्स रिएश्योरेंस दो, झूठा आश्वासन नहीं देना होता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें ये कह रहा है कि भाई चिंता करने की कोई बात नहीं, ऐसी चीज हमें नहीं बोलनी है उसे। नेक्स्ट वन क्या दे रखा है, आस्किंग क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड विद यस और नो।
यहां पर मैंने बताया था कि भाई ऐसे क्वेश्चन पूछना जिनके आंसर क्या है, यस और नो। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है दोस्तों, अवॉइड करना है। आपको अवॉइड करना है कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ आंसर यस और नो हो। आपको कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, जो कि ओपन एंडेड हो, स्टेटमेंट से ब्रॉड हो, ठीक है, इनका आंसर ऐसा नहीं हो कि सिर्फ यस और नो हो। इसके अलावा आपको अवॉइड करना है ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर वाई एंड हाउ हो। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखना, यस और नो आंसर वाले एंड वाई एंड हाउ क्वेश्चन वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं दोस्तों, अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो बेस्ट जो वे हो गया कि जो अच्छी कम्युनिकेशन टेक्निक को जाहिर करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, जो ऑप्शंस होंगे हमारे, दैट वुड बी एस्टेब्लिशिंग द आई कॉन्टैक्ट, पैराफ्रेजिंग द क्लाइंट्स मैसेज एंड यूजिंग ब्रॉड ओपन एंडेड स्टेटमेंट, ठीक है। तो लिख लो, लिखो, कम्युनिकेशन को प्रमोट करने के निम्न नर्सिंग एक्शन है, निम्न नर्सिंग एक्शन है। पहला लिखो आई कॉन्टैक्ट, सिंपल लिख लो बस छोटे छोटे शब्दों में, आई कॉन्टैक्ट। सेकंड लिखो पैराफ्रेजिंग, और थर्ड लिखो ब्रॉड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। चौथा एक और लिख लो, अवॉइड हाउ, हु एंड यस नो क्वेश्चंस, ठीक है। आप इसको समझ जाना, इस सेंटेंस का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुझे पता है थोड़ा सा ऐसे सेंटेंस है, बट इसमें प्रॉपर वे में आप लिख सकते हो, अवॉइड द क्वेश्चंस दैट हैव द वर्ड हाउ एंड हु एंड अवॉइड द क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड बाय यस और नो, ठीक है। तो वो शॉर्ट में मैंने आपको इस प्रकार से लिखाया है, ये है ना, तो इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। ये चौथी लाइन मैंने आंसर में तो नहीं आ रही है, लेकिन आपको याद रहे इसलिए लिखा है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर एन इलेक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर। इलेक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर, देखो दो प्रोसीजर होते हैं, एक इमरजेंसी होता है, एक इलेक्टिव होता है। तो इलेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि मतलब भाई इमरजेंसी में एकदम से करना पड़ता है, इलेक्टिव मतलब हमने डेट पहले से डिसाइड कर दी, टाइम डिसाइड कर दिया कि आप उस दिन आना, आपकी सर्जरी की जाएगी। दीज आर द इलेक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, द क्लाइंट टेल्स नर्स अबाउट द इमोशनल स्ट्रेस। वो कह रहा है मैं इमोशनल स्ट्रेस में हूं। क्यों हूं इमोशनल स्ट्रेस में? क्योंकि रिसेंटली डिस्क्लोजिंग बीइंग ए होमोसेक्सुअल टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, कि मैं ना होमोसेक्सुअल हूं और ये बात मैंने अभी बताई है किसको, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को। इसके कारण मैं किस चीज में हूं दोस्तों, इमोशनल स्ट्रेस में। होमोसेक्सुअल वो पर्सन है जो मेल का मेल के साथ रिलेशनशिप हो, फीमेल का फीमेल के साथ हो, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, होमोसेक्सुअल के नाम से जानते हैं। अब वो पेशेंट था, वो होमोसेक्सुअल था। अब पेशेंट होमोसेक्सुअल था दोस्तों, तो उसके कारण वो इमोशनल स्ट्रेस में आ गया। तो नर्स को फर्स्ट क्या कंसीडर करना चाहिए जब ऐसे पेशेंट को आप प्लानिंग ऑफ केयर दे रहे हो ना, तो क्या करना चाहिए? अब वही करना चाहिए जो आप इस समय सोच रहे हो, जो इस समय आप लोग सोच रहे हो। कैसे? कुछ बच्चे आप में से सोच रहे होंगे, देखो अब कुछ बच्चे आप में से क्या सोच रहे होंगे कि क्या आदमी है यार, होमोसेक्सुअल है, ऐसे भी कोई आदमी होता है, इनको शर्म नहीं आती, ठीक है, ऐसे भी आदमी नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, ये भगवान के खिलाफ है, ठीक है, नेचर के खिलाफ है ये पहले टाइप के बच्चे। दूसरे टाइप के आप में से कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं, आप में से कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं, यार उनकी लाइफ है, जीनो दो उनको, मुझे क्या लेना देना, वो है मैं थोड़ी हूँ। वो दूसरे टाइप के बच्चे, वो सोच क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो, छोड़ो इन बातों को। तीसरे टाइप के जो बच्चे हैं दोस्तों, वो क्या सोच रहे हैं कि यार ये तो अच्छी बात है कि आज की जो जनरेशन है वो आगे बढ़ रही है, ठीक है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होमोसेक्सुअल होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तीन, अब ये तीनों चीजें आपने सोची, ये सोच जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए। अब मान लो जो नर्स है ना दोस्तों, उसके भी ये व्यू हो सकते हैं, हो सकता है कि जो नर्स इसके जस्ट बिल्कुल खिलाफ हो। अब उस पेशेंट को क्या प्लानिंग ऑफ केयर देगी भाई, वो जो खुद ही होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ है, और पेशेंट इसी चीज की क्या कर रहा है, शिकायत कर रहा है, ठीक है, कि मुझे ये प्रॉब्लम। तो दोस्तों सबसे पहला काम क्या है, नर्स को खुद से पूछेगी नर्स कि भाई उसके व्यू क्या है, व्हाट सी कंसिडर अबाउट होमोसेक्सुअलिटी, कि वो होमोसेक्सुअलिटी के बारे में क्या कंसिडर करती है, क्या मानती है। तो वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसका जो रेस्पॉन्स है ना, वो जो पेशेंट को रेस्पॉन्स देगी, वो इस चीज पे डिटरमाइन करेगा कि व्हाट आर द व्यूज ऑन होमोसेक्सुअलिटी,
ठीक है, कि क्या व्यूज हैं उसके होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर। अब ये जो होमोसेक्सुअलिटी, अगर उसके अच्छे व्यू होंगे तो उस हिसाब से ट्रीट करेगी, खराब होंगे तो वो नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ऐसी कंडीशन अगर कभी भी हो तो पहला काम क्या होना चाहिए दोस्तों, कि उसको पर्सनल जो फीलिंग्स है ना उस क्लाइंट के लिए, मतलब होमोसेक्सुअलिटी के लिए, क्लाइंट के लिए मतलब उसकी कंडीशन क्या है होमोसेक्सुअलिटी की, उसको क्या करना है दोस्तों, आइडेंटिफाई करना है। अगर वो ये कर पाती है तो उसके बाद में ही नेक्स्ट वो क्या करेगी दोस्तों, प्लान ऑफ केयर पे फोकस कर पाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आइडेंटिफाई पर्सनल फीलिंग टुवर्ड्स हिज क्लाइंट। फर्स्ट वन इज एक्सप्लोरिंग द क्लाइंट्स इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो भाई जो क्लाइंट जो कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है कि मुझे बताना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था, ये था वो था, मैंने गलती तो नहीं कर दी कहीं बताकर, उसको और ज्यादा एक्सप्लोर करना। हाँ, शी शुड बी डन दिस, उसको ऐसा करना चाहिए, बट लेटर ऑन, मतलब बाद में वो उसको ऐसा करेगी, वो अभी नहीं। कब करेगी वो, जब वो खुद की पर्सनल फीलिंग्स को जान लेगी, उसके बाद में करेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्लानिंग टू डिस्कस दिस विद द क्लाइंट्स फैमिली। किस चीज के लिए प्लान करेगी भाई, क्लाइंट की फैमिली के साथ डिस्कस करने के लिए। तो जो नर्स है वो मेनली किसके ऊपर फोकस करेगी, कि भाई पेशेंट के लिए फोकस करेगी, ना कि फैमिली के लिए, तो ये गलत है। और डेवलपिंग ए रैपोर्ट विद द क्लाइंट्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मतलब भाई क्या जो रिलेशनशिप होती है टीम मेंबर्स के बीच में, ठीक है, ये पेशेंट के बीच में और टीम मेंबर के बीच में, दैट इज रैपोर्ट। तो वो जो रैपोर्ट वो डेवलप करेगी, तो वो सिर्फ एक क्लाइंट के लिए नहीं होता, सभी क्लाइंट के लिए क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कि बस इस क्लाइंट के लिए डेवलप करना होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट आंसर वुड बी आइडेंटिफाइंग पर्सनल फीलिंग्स टुवर्ड दिस क्लाइंट। तो लिखो अगर कोई पेशेंट नर्स को यह कहता है कि वह होमोसेक्सुअल है, तो नर्स को प्लान ऑफ केयर करने से पहले यह कंसीडर करना जरूरी है कि उसका होमोसेक्सुअलिटी पर क्या व्यू है, क्या ओपिनियन है, क्या व्यू है, क्या कंसिडरेशन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार पॉज करके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक सेकंड रुकना यार, एक क्वेश्चन इसमें बीच में गायब हो गया शायद। एक क्वेश्चन और था, एक सेकंड रुकना आप लोग, इसमें एक क्वेश्चन शायद गायब हो गया बीच में से, मैं उसको वापस लाता हूँ। ये आ गया और थर्ड वन, दिस वन, हाँ ये क्वेश्चन उसमें नहीं था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो क्या है कि एक क्लाइंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया जाता है आफ्टर ए बी स्टिंग। ठीक है, उसको मधुमक्खी ने काट लिया है। द क्लाइंट हैज ए हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज टू बीज। जो क्लाइंट है दोस्तों, उसको बीज से क्या है, एलर्जीज है, एंड ऑल्सो हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। इसके अलावा उसको ब्रीथिंग में क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है। What क्लाइंट रिएक्शन शुड कोज ए नर्स द मोस्ट कंसर्न। सबसे ज्यादा फोकस नर्स को किस पे देना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा वैसे सोचना नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है, और बाकी के जो तीन ऑप्शन है वो भी बिना काम के हैं। ठीक है, चलो हम बात करेंगे, लेकिन मैं फिर भी और चीजें बताना चाहूंगा जो आपके काम आएंगी आगे। दोस्तों यहां पर बात हो रही है किसकी, हाइपर सेंसिटिविटी की, क्योंकि वो पहले से इससे एलर्जिक था, उसको उसी ने काटा, हाइपर सेंसिटिविटी हुई। हाइपर सेंसिटिविटी का पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी होती है। तो हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है दोस्तों, वो 4 प्रकार की होती है। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड एंड टाइप फोर्थ। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भाई 4 जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो पहली जो आती है दोस्तों, वो आती है आपकी एनाफाइलेक्सिस। पहली टाइप की जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसे हम किस नाम से जानते हैं, एनाफाइलेक्सिस के नाम से जानते हैं। दूसरी जो आती है दोस्तों, उसका नाम आता है साइटोटॉक्सिक।
दूसरी जो आती है दोस्तों दैट इज साइटोटॉक्सिक। तीसरी जो आती है दोस्तों दैट इज इम्यूनोकॉम्प्लेक्स, इम्यूनोकॉम्प्लेक्स, ठीक है। थर्ड इज इम्यूनोकॉम्प्लेक्स और फोर्थ दैट इज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। तो सिंपल से क्वेश्चन बन जाएगा टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी इज आल्सो नोन एज, टाइप थर्ड इज आल्सो नोन एज, टाइप फर्स्ट इज आल्सो नोन एज। या इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैचिंग, इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा, या इनको मैच करो, ठीक है। तो किस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चार प्रकार हो गए, टाइप फर्स्ट, एनाफाइलैक्सिक, साइटोटॉक्सिक, इम्यूनोकॉम्प्लेक्स और डिलेड। अब इसको याद करने के लिए आप याद रखो एसिड को, ठीक है। याद करने के लिए किसको याद रखोगे दोस्तों, एसिड को याद रखोगे, ACID याद हो जाएगा। बट एक कंफ्यूजन है, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सेल मीडिएटेड कौन सी होती है, तो सेल मीडिएटेड जो है ना दोस्तों वो टाइप 4 होती है। अब कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर C4 साइटोटॉक्सिक है, यहाँ पर C4 क्या है, सेल मीडिएटेड है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, डिलेड इज आल्सो नोन एज सेल मीडिएटेड, डिलेड को हम सेल मीडिएटेड के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड वाली साइटोटॉक्सिक है और फोर्थ वाली सेल मीडिएटेड है, दोनों C है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। कहीं सेल मीडिएटेड एग्जाम में आए और आप सोचोगे सर ने एसिड बताया था, C आएगा, साइटोटॉक्सिक आंसर हो जाएगा, तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अब क्वेश्चंस दोस्तों कंडीशन से रिलेटेड आती हैं, ठीक है। ज्यादा माइक्रोबायोलॉजी वाली तो नहीं आती, बट कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आती हैं। बट टाइप फर्स्ट जो है ना वो कौन कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसका डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि भाई ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी, तो इसमें आएगा आंसर टाइप फर्स्ट देखने को मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन आएगा दोस्तों एलर्जी के अंदर कौन सी देखने को मिलेगी, तो एलर्जीज के अंदर भी मेनली कौन सी देखने को मिलती है, टाइप फर्स्ट देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि डर्मेटाइटिस, एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि राइनाइटिस, एग्जाम्पल के रूप में कंजक्टिवाइटिस, राइनाइटिस और एग्जाम्पल के रूप में कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। स्किन का, म्यूकस मेम्ब्रेन, नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन का और कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ड्रग एलर्जी, ड्रग एलर्जी में भी टाइप फर्स्ट देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के रूप में पेनिसिलिन, ठीक है। तो ये सब में कौन सी देखने को मिलती है दोस्तों, टाइप फर्स्ट देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों टाइप सेकंड का, कि भाई टाइप सेकंड के अंदर कौन कौन सी देखने को मिलती है। तो जैसे कि मिस्थेनिया ग्रेविस देखने को मिलता है, मिस्थेनिया ग्रेविस के अंदर कौन सी देखने को मिलती है, टाइप सेकंड, ठीक है। या आप जब डिजीज पढ़ोगे वहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई मिस्थेनिया ग्रेविस के अंदर कौन सी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है। इसके बाद में देखने को मिलती है कौन सी दोस्तों, आपकी बीटी रिएक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी रिएक्शन देखने को मिलती है दोस्तों, टाइप सेकंड रिएक्शन देखने को मिलती है। इसके अलावा देखने को मिलती है आपकी इम्यूनो हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। इसके अलावा ग्रेवेज डिजीज, GRAVES, ग्रेवेज डिजीज, ग्रेवेज डिजीज में भी टाइप सेकंड। इम्यूनो हीमोलाइटिक जो एनीमिया है दोस्तों, मतलब इम्यूनिटी को एक्टिवेट होने के कारण जो आरबीसी उनका ब्रेकडाउन होने लग जाता है, जिसके कारण पर्सन को क्या होने लग जाता है, एनीमिया होने लग जाता है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, इम्यूनो हीमोलाइटिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो उसमें भी पूछ सकते हैं, ठीक है, माय ब्लड ग्रुप इज, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है RH इनकम्पेटिबिलिटी, RH इनकम्पेटिबिलिटी, या रूमेटॉइड हार्ट डिजीज, रूमेटॉइड हार्ट डिजीज में भी पूछ सकता है कि भाई रूमेटॉइड हार्ट डिजीज के अंदर क्या आएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है पेम्फिगस, जो मैंने अब इसको स्किन का डिसऑर्डर पढ़ाया था, आपको याद होगा पेम्फिगस है, पेम्फिगस, ठीक है, मैंने पढ़ाया आपको इंटीग्रेटेड सिस्टम में, आप जाके देख सकते हो, अच्छे से पढ़ाया हुआ आपको। और इसके अलावा आपको याद रखना है इसमें परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया, ठीक है। तो ये सारी ऐसी कंडीशन है दोस्तों जिनके अंदर क्या देखने को मिलता है, टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। मिस्थेनिया ग्रेविस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ग्रेविस डिजीज, इम्यूनोहीमोलाइटिक एनीमिया, RH इनकम्पेटिबिलिटी और पेम्फिगस परनीसियस, पेम्फिगस एंड परनीसियस एनीमिया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसका। इसके बाद आती है टाइप थर्ड, टाइप थर्ड, भाई टाइप थर्ड के अंदर कौन कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है। तो टाइप थर्ड के अंदर देखने को मिलती है दोस्तों, एक तो सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस, मतलब सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस में कौन सी देखने को मिलती है, टाइप थर्ड देखने को मिलती है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे
एक देखने को मिलती है दोस्तों एंटी रेबीज सीरम लगाने के बाद हो सकती है, या एंटी टिटनस सीरम लगाने के बाद भी हो सकती है। एंटी रेबीज सीरम या एंटी टिटनस सीरम लगाने के बाद भी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा एक और याद रख लेना आप, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस है ना, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जो है उसके अंदर भी देखने को मिल सकती है। तो इसकी टेक्निक क्या बन गई आपकी, साफ। इसकी जो टेक्निक बनती है वो माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव, ठीक है, RH पॉजिटिव, माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव, माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव। इस टेक्निक से आप इसको क्या रख सकते हो, टाइप सेकंड वाले को भी याद रख सकते हो। टाइप थर्ड वाले को मैंने आपको बता ही दिया, SLE, ठीक है, एंटी रेबीज सीरम के कारण, एंटी सीरम के कारण, और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलस जो नेफ्राइटिस है उसके अंदर भी देखने को मिलती है। कौन सी, टाइप थर्ड। लास्ट है टाइप फोर्थ, ठीक है, लास्ट कौन सा है दोस्तों, टाइप फोर्थ। टाइप फोर एक तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है, ठीक है, जो मल्टीपल जो स्क्लेरोसिस की जो कंडीशन है दोस्तों उसमें इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, बाउल डिजीज में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, मोन्टेक्स, मोन्टेक्स टेस्ट की जो रिएक्शन होती है वो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन होती है। तो सिंपल पूछ लेंगे आपसे, एक लेप्रोसी के अंदर होता है एक टेस्ट लेप्रामाइन टेस्ट, और एक होता है दोस्तों कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ठीक है, वहां पर डर्मेटाइटिस लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस लिखा हुआ है, मतलब कि जैसे जो भी फीमेल जो हैं वो गले के अंदर कुछ पहनती हैं, उसके कॉन्टैक्ट के कारण डर्मेटाइटिस हो जाता है, ठीक है, जैसे ज्वेलरी तो उसे हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के नाम जानते हैं, वो भी टाइप 4 है, ठीक है। तो इसमें याद रख लेना IMMLC, मैं कौन हूँ, MLC हूँ मैं। MLC पेशेंट होते हैं ना, मेडिकल लीगल पेशेंट, हॉस्पिटल में काम करोगे ना जिनके ऊपर मतलब जो पुलिस केस करना चाहते हैं, ऐसे जो पेशेंट होते हैं, तो IMMLC। इसकी क्या टेक्निक है, इसकी है साफ। इसकी क्या टेक्निक है, माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव, और यहां पर हो गया आपका, इन टेक्निक याद करने की जरूरत है नहीं, वैसे बैड याद रख सकते हो आप, ठीक है, बैड। तो ये चारों इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कभी किसी भी एग्जाम में, ठीक है, उसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के अंदर आते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया कि नहीं हुआ ना अभी, हाँ। अब देखो दोस्तों एनाफाइलेक्सिस के अंदर होता क्या है, एनाफाइलेक्सिस, एक्चुअली में एनाफाइलेक्सिस के अंदर रिलीज होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इंटरल्यूकिन्स, हिस्टामिन, इंटरल्यूकिन्स, हिस्टामिन्स, हिस्टामिन HISTAMIN, ये क्या कोज करवाते हैं, 3 काम करवाते हैं। एक तो म्यूकस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं बॉडी में मेन, एक ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, और एक क्या करते हैं दोस्तों आपका वेसल्स को डायलेट करते हैं, तो वेसो डायलेशन। अब आप खुद सोचो, जब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा दोस्तों तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी में ब्रीथिंग होगी, रेस्पिरेक्सिया होगा, ठीक है। और जब वेसो डायलेशन होगा तो वेसल्स की डायलेट होने के कारण, मैंने आपको कहा था जितनी छोटी वेसल होगी ना उतना बीपी क्या होगा, ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना बीपी क्या होगा दोस्तों, कम होगा। जब वेसल्स डायलेट होंगी तो जो बीपी है उसके कारण क्या होगा, कम होगा, बीपी क्या होगा, कम होगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में पहला दे रखा है इस्चेमिया होगा, तो इसके कारण कभी भी इस्चेमिया नहीं होता है, ठीक है। सेकंड दे रखा है एस्फेक्सिया, हाँ ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टिक एसिडोसिस नहीं होता। लैक्टिक एसिडोसिस किस कंडीशन में बनता है उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। देखो लैक्टिक एसिडोसिस तब बनता है जैसे कि मान लो कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज को अगर ऑक्सीजन मिल गई तो ये पायरुविक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड बनाता है, आप ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हो। लेकिन यही ग्लूकोज जब इसको ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज नहीं, सॉरी ऑक्सीजन नहीं मिले, ऑक्सीजन इसको नहीं मिले, तब ये क्या बनाता है दोस्तों, लैक्टिक एसिड बनाता है। जब आप दौड़ते हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो और आपके पैरों में हाथों में दर्द होने लग जाता है, तो उसका कारण क्या होता है, लैक्टिक एसिड का बनना। तो ये इसके कारण नहीं बनता। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों किसके अंदर क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है, और जब भी वैसोडाइलेशन होगा तो बीपी क्या होगा दोस्तों, कम होगा, नहीं कि बढ़ेगा। तो यहां पर तो इंक्रीज लिखा हुआ है तो गलत, तो राइट जो आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, एस्फेक्सिया होगा। तो इसमें लिख लो, बस सिंपल से लिख लेना कि लिखो कि अगर किसी पेशेंट को, अगर किसी पेशेंट को 20 से
एलर्जी है, तथा उसे बी स्ट्रिंग होता है, मतलब काट लेती है, स्ट्रिंग करती है, बी स्ट्रिंग करती है, तो उसे एस्पेक्सिया हो सकता है, तो उसे एस्पेक्सिया हो सकता है। ठीक है, सिंपल सा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन रिक्वायर्स ए नर्स टू यूज स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। मतलब ऐसे कौन से नर्सिंग एक्शन है दोस्तों जिसमें नर्स को किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की जरूरत पड़ेगी। भाई बैक रब देते समय जरूरत पड़ेगी, या फिर आप जब फर्स्ट बात करा रहे हो बच्चे को तब जरूरत पड़ेगी, या फिर आप पोर्टेबल जो वुंड ड्रेनेज सिस्टम है उसको एम्प्टी कर रहे हो तब पड़ेगी, इंटरव्यू करते समय पड़ेगी, या फिर जब बीपी ले रहे हो आप इसका HIV पॉजिटिव का तब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो प्रिकॉशंस आता है दोस्तों वो आता है आपका स्टैंडर्ड, और दूसरे जो प्रिकॉशंस आते हैं दोस्तों दैट आर स्पेसिफिक। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या होते हैं भाई, हॉस्पिटल के अंदर मतलब कि ऐसा नहीं देखना चाहिए भाई कौन सा पेशेंट है, किस चीज का पेशेंट है और आपको प्रिकॉशन लेने हैं, तो मतलब हर पेशेंट के लिए हर सेटिंग के अंदर लेते हैं वो प्रिकॉशंस क्या कहलाते हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस कहलाते हैं। और डिटेल में भी बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ सिंपल एक लाइन में बोल रहा हूं कि भाई मिनिमम है ये, मिनिमम मतलब ये वाले तो हम करते ही हैं यूज, इनसे नीचे और कुछ नहीं है। स्पेसिफिक मतलब भाई डिजीज कंडीशन के अंदर अकॉर्डिंग, जैसे कि कॉन्टैक्ट, जो भी डिजीज फिजिकल कॉन्टैक्ट के कारण फैलती है उसके अंदर जो प्रिकॉशंस, जो ट्रांसमिशन कॉन्टैक्ट होता है उसके कारण फैलती है उसमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस यूज करेंगे। जो ड्रॉपलेट के कारण फैलेगी दोस्तों उसमें हम ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस यूज करेंगे, और जो एयर के कारण फैलती है उसके अंदर हम एयरबोर्न प्रिकॉशंस का क्या करेंगे, यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में बात की स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की, पहले स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस देख लेते हैं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस मिनिमम प्रिकॉशंस या प्रैक्टिसेज हैं, प्रिकॉशन और प्रैक्टिसेज हैं टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। ठीक है, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन और टू कंट्रोल द इन्फेक्शन। चलो इतना लिख लो। मिनिमम प्रिकॉशंस जो यूज की जाती है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, उन्हें हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के नाम से जानते हैं। मतलब इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि भाई टीबी हो रही है तभी लेंगे, मतलब नॉर्मल से कम जो प्रिकॉशंस हम यूज करते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं है कि उसके लिए यूज करें, बट यूज किए जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, उन्हें हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के नाम से जानते हैं। किस किस को बचाते हैं ये, इन्फेक्शन से पेशेंट को भी बचाते हैं, और साथ में दोस्तों हेल्थ जो वर्कर है उसको भी बचाते हैं। हेल्थ वर्कर को या हेल्थ प्रोवाइडर है दोस्तों उसको भी क्या करते हैं, ये बचाते हैं। दोनों को क्या करते हैं दोस्तों, ये प्रोटेक्ट करते हैं। WHO की साइट पे दे रखा है, हो सकता है कभी क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि अब की बार एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हैंड वॉशिंग का आया था। उसमें पूछा था कि भाई कब कब हैंड वॉशिंग की जानी चाहिए, तो 5 होती है, अभी हम बात करेंगे आगे। तो WHO ने बताया था कि भाई जो स्टैंडर्ड जो प्रिकॉशंस है ना, ऑल हेल्थ वर्कर को यूज करना है, ऑल हेल्थ वर्कर को यूज करना है। किस पे करना है, ऑल पेशेंट के ऊपर करना है। कहां करना है, हर जगह करना है, ऑल सेटिंग में करना है। ठीक है, और कब करना है, ऑल टाइम करना है। तो ये चारों चीजें याद रख लेना। इसके 4 जगह हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, सभी हेल्थ वर्कर के द्वारा, सभी पेशेंट में, सभी जगह। ऑल सेटिंग मतलब जैसे हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, कोई भी है तो हर जगह, और ऑल टाइम हर जगह इसका क्या करते हैं, हर समय यूज करते हैं। तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन से, वो बनता है दोस्तों इसके कंपोनेंट से या एलिमेंट। तो भाई इसके एलिमेंट होते हैं या कंपोनेंट होते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 10? पहला है दोस्तों पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब यहां पर ये मत समझ लेना पीपी का मतलब पूरी पीपी किट पहननी है, तो मिनिमम में तो नहीं आएगा ये। तो दोस्तों पीपी का मतलब यहां पर ये है भाई, कभी हम ग्लव्स का यूज कर रहे हैं, कभी हम
किसी के अंदर हम मास्क लगा रहे हैं, सर्जिकल मास्क लगा रहे हैं, ठीक है, किसी के अंदर हम गोगल्स का यूज कर रहे हैं, तो वो सब क्या आते हैं, पीपी के अंदर आते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर आते हैं सॉरी, तो वो पीपी के अंदर आएगा। सेकंड, हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन, ठीक है, हैंड वॉश से रिलेटेड सब चीजें हैंड हाइजीन के अंदर आएंगी। वो भी किसके अंदर आती हैं दोस्तों, आपकी इसी के अंदर आती हैं। इसके अलावा दोस्तों डीकंटामिनेशन, मतलब आपने कोई भी आर्टिकल कुछ भी यूज किया, उसको वापस से क्या करना पड़ा है, डीकंटामिनेट करना पड़ेगा, नहीं तो वो इंफेक्शन को और फैलाएगा। एंड रीप्रोसेसिंग ऑफ रीयूजेबल आइटम्स, रीयूजेबल आइटम, मान लो आप लोग पेशेंट के लिए कोई भी आइटम यूज किया, अगर वो डिस्पोजेबल है तो आप क्या करोगे दोस्तों, डिस्पोजेबल है तो उसको डिस्पोज करोगे, लेकिन अगर दोबारा से यूज करना है तो उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसको मान लो स्टरलाइज करने की जरूरत है तो स्टरलाइज करोगे, अगर वॉश करने की जरूरत है तो वॉश करोगे, ठीक है। तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, रीप्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। तो डीकंटामिनेशन एंड रीप्रोसेसिंग ऑफ द रीयूजेबल आइटम्स इज द नेक्स्ट कंपोनेंट। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट वेस्ट मैनेजमेंट। हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है, शायद ज्यादा बताने की जरूरत आपको है नहीं। इसके बाद आता है दोस्तों एनवायरमेंटल हाइजीन या एनवायरमेंटल क्लीनिंग। एनवायरमेंट जहां भी हम काम करते हैं वो क्या होना चाहिए दोस्तों, क्लीन होना चाहिए, तो एनवायरमेंटल क्लीनिंग भी जरूरी है। इसके अलावा जरूरी है दोस्तों क्या, रेस्पिरेटरी हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ एटिकेट्स, कफ एटिकेट्स, मतलब कोई भी डिजीज है अगर वो रेस्पिरेटरी के द्वारा फैल रही है तो आपको उसको रोकने की कोशिश करना है। और कफ एटिकेट्स मतलब पेशेंट को सिखाना है कि भाई, और हमें खुद को भी होना चाहिए कि भाई कफिंग करते समय हाथ लगाना है, ठीक है, जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं, तो वो सब चीजें बतानी होती है, तो वो सब इसके अंदर आती है, रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ एटिकेट्स के अंदर वो आएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट है दोस्तों कि आप जो भी इंजेक्शन लगा रहे हो वो सेफ तरीके से लगाओ, तो सेफ इंजेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ शार्प इंजरी, कहीं आप शार्प इंस्ट्रूमेंट से आपको इंजरी नहीं हो, शार्प नीडल से इंजरी नहीं हो, नीडल स्टिक इंजरी नहीं हो। प्रिवेंशन ऑफ शार्प इंजरी लिख लो, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों हैंडलिंग ऑफ पेशेंट लिनन एंड लॉन्ड्री, जो पेशेंट जो भी चीजें यूज करता है दोस्तों, कपड़े यूज कर रहा है, लॉन्ड्री यूज कर रहा है, उनका भी प्रॉपर हैंडलिंग क्या है, जरूरी है। उनको वॉश करने की जरूरत है तो वॉश करवाओगे आप, ठीक है, आप तो नहीं करोगे बट करवाओगे, प्रॉपर उनको हैंडल करना है, कब चेंज होनी है कब नहीं होनी है, तो वो सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड होंगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है असेप्टिक टेक्निक। आप प्रॉपर जहां पर असेप्टिक टेक्निक की जरूरत है दोस्तों वहां पर क्या करोगे, असेप्टिक टेक्निक यूज करोगे। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों रीपोजिशनिंग एंड रिस्क असेसमेंट, रीपोजिशनिंग एंड रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट। अब इसका मतलब मैं समझाता हूं, जैसे मान लो जो पेशेंट है दोस्तों उनको आइसोलेशन की जरूरत है, अलग से कमरे की जरूरत है, तो आप उसको पहले क्या करोगे, असेसमेंट करोगे, रिस्क तो नहीं है, और फिर उसको आप वहां पर क्या करोगे, पहुंचाओगे, रीपोजिशनिंग करोगे। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, रीपोजिशनिंग एंड रिस्क। मतलब आपको पेशेंट की जरूरत है भाई उसको अलग से रूम चाहिए, टीबी का पेशेंट है, नेगेटिव रूम चाहिए उसको, नेगेटिव प्रेशर रूम चाहिए, तो अलग से रूम दोगे। तो आप रिस्क को असेस करके भाई पेशेंट को किसके साथ रखना है, कहाँ रखना है, रूम अवेलेबल नहीं है तो सेम पेशेंटों को एक जगह रखोगे, सेम सिम्टम वाले पेशेंटों को एक जगह रखोगे। तो वो सब चीजें किसके अंदर आएगी दोस्तों, रीपोजिशन एंड रीपोजिशनिंग, रीपोजिशन एंड रिस्क असेसमेंट, ठीक है। 10 हो गए, मुझे पता है थोड़ा सा टफ लग रहा होगा याद करना, मैं एक बार याद करवाता हूं आपको, देखो। तो याद करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं जो कि मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। तो आप लोग क्या है, पीएचडी जिसने भी की वो लोग क्या थे पहले के जमाने में, आजकल तो वैसे ही हो जाती है, लेकिन वो पहले के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते थे, शार्प होते थे, SHARP, ठीक है, RP याद रखना है इसको आपको। तो क्या हो गया, कैसे बना, हो गया ना 10, देखो 3 देखो ना, बंद हो तो गए ना, 6 और 4 10 हो गए। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, PhD वर, WERE वर, शार्प, SHARP, ठीक है, PhD वर शार्प, इस टेक्निक से आप इसको याद रखना। तो ये इसके कंपोनेंट हो गए, PhD वर WER, इस ई को छोटा लिख लेना ताकि ट्रिक में नहीं आएगा, ऐसे पता लग जाएगा, और इसमें P को छोटा लिख लेना,
छोटा लिखने का मतलब ट्रिक में इंक्लूड नहीं होगा, पी को आपको अलग रखना है ऐसे, ठीक है। और इसमें वर्ब में इको, वैसे तो इसमें यहाँ तो फिर भी रेस्पिरेटरी वर्ड है तो उसमें रेस्पिरेटरी में आर ई आता है, बट आप इस प्रकार से याद रख सकते हो पीएसटी पर, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको हैंड हाइजीन पढ़ा देता हूँ, और तो चलो कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इन सब में, लेकिन हैंड हाइजीन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आया था दोस्तों सीआरई में, सीआरई के 2023 का जो एग्जाम था उसमें पूछा था कि भाई अगर विजिबल नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम, तो हैंड रब का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना हैंड हाइजीन में दो चीज आती हैं, एक आता है हैंड रब, एक आता है हैंड वॉश। एक हैंड रब आता है, एक क्या आता है दोस्तों, हैंड वॉश आता है। हैंड रब का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर के द्वारा हैंड को क्लीन करना क्या कहलाता है, हैंड रब कहलाता है। हैंड वॉश का मतलब बाकी किसी चीज का यूज करना है, सोप वाटर, क्लोरहेक्सिडीन, बीटाडीन मतलब प्रोविडिन जो आयोडीन है उसका यूज करना, तो वो सब किस में आते हैं, हैंड वॉश के अंदर आते हैं। हैंड रब जो है ना दोस्तों ये किया जाता है कितना, 20 से और 30 सेकंड के अंदर, और ये जो किया जाता है दोस्तों इसका जस्ट दुगना, तो 40, 20 का दुगना 40, 30 का दुगना 60, 40 से 60 सेकंड के अंदर हम इसका क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। हैंड रब तभी किया जा सकता है जब हैंड क्या है दोस्तों, सोइल्ड नहीं है, मतलब आपको अगर हाथों को आप देखो कि वो गंदे नहीं दिख रहे, एकदम साफ दिख रहे हैं ना, तब हम हैंड रब। अगर आपको हाथ जैसे दिख रहे हैं गंदे हो रहे हैं बिल्कुल, और फिर भी आप क्या यूज कर रहे हो, तो आपके हाथ बिल्कुल क्लीन दिखे, उसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, हैंड रब का यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या यूज करना पड़ेगा दोस्तों, हैंड वॉश यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपके हाथ सोइल्ड हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या यूज करना पड़ेगा दोस्तों, हैंड वॉश यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था दोस्तों वो आया था आपका नोट सेट में, आपकी बार जो नोट सेट था उसी में, ठीक है, नोट सेट 2023 के एग्जाम में। उसमें पूछा था कि भाई कहां पर हम यूज करते हैं हैंड वॉशिंग का WHO के अकॉर्डिंग। तो उसमें देखो ये है आपका पेशेंट, ये है पेशेंट, दुखी है बेचारा, ये लेटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से पेशेंट बनाते हैं। ये लो, ये इसका बेड है, पंख लगा दी मैंने उसके, यार रुको, हाथ बनाते हैं, पंख नहीं। ठीक है, ये इसका बेड है। अभी आपको याद करवाऊंगा मैं, ठीक है, आप भूल जाते हो इसको तो याद करना जरूरी है। और आपको बस याद रखना है कि भाई इस हाथ में से ऐसे मान लो कि ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड निकल रहा है, ठीक है, ये ब्लड है, ये ब्लड ये पेशेंट का बेड है, इसको मान लो बेड है, ठीक है, मुझे पता है बेड दिख नहीं रहा बट मान लो जी, सिंपल बेड बन गया, ये पेशेंट का बेड बन गया, ठीक है, ये पेशेंट का बेड है। अब आपको हैंड वॉशिंग कहां कहां करनी है वो याद रखना है। तो देखो शुरू के दो तो आपको याद करने हैं, बाकी के तो याद हो ही जाएंगे। पहला है दोस्तों बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिफोर टचिंग द पेशेंट, पेशेंट को टच करने से पहले, एंड बिफोर एनी प्रोसीजर, मतलब कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो आप। कैसे प्रोसीजर दोस्तों, ऐसे प्रोसीजर जो कि जैसे कि क्या तो क्लीन है या सेप्टिक है, स्ट्राइल है, क्लीन है, ठीक है, ऐसे प्रोसीजर क्लीन या स्ट्राइल जो प्रोसीजर है उनको करने से पहले, तो बिफोर टचिंग द पेशेंट, तो एक तो गया पेशेंट को टच करने से पहले, और एक कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आपको क्या करना है दोस्तों, हैंड वॉशिंग करना है। अब तीन और आते हैं, तीन दोस्तों इस पिक्चर में दे रखे हैं, आपको याद रखना है, पेशेंट है, बेड पे लेटा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, याद रखने के लिए। अब इसमें तीन ही चीज है जो आपको याद रखनी है। एक तो पेशेंट है, तो पेशेंट है तो पहला याद रखो आफ्टर टचिंग द पेशेंट, तो थर्ड क्या हो गया, आफ्टर टचिंग द पेशेंट। आफ्टर ये चीज है ना, आप वैसे पढ़ोगे ना याद नहीं होगा आपको, मैं बता रहा हूं, आपको दिमाग में इमेज होनी चाहिए, नहीं तो आप याद करोगे भूलोगे। कि आप क्या याद रखोगे, बिफोर प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर, जबकि आफ्टर प्रोसीजर उसमें दे नहीं रखा है, क्योंकि प्रोसीजर करोगे तो पेशेंट को टच करोगे तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने वहां पे लिखा नहीं है। लेकिन बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, बिफोर टचिंग, आफ्टर टचिंग, बिफोर प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर, लेकिन आफ्टर प्रोसीजर वहां पर नहीं दे रखा है। बिफोर टचिंग, बिफोर प्रोसीजर, आफ्टर टचिंग द पेशेंट। अब यहाँ पर तीन चीजें दिख रही हैं, एक पेशेंट दिख रहा है, एक ब्लड दिख रहा है और एक बेड दिख रहा है, इसके अलावा तीन चीजों के अलावा कुछ नहीं है, तो तीनों लिखो। आफ्टर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द सराउंडिंग, मतलब पेशेंट के आसपास की जो भी चीजें हैं, बेड तो लिखूंगा नहीं ना यहाँ पे कि भाई बेड को टच करने के बाद और चीजें भी होती है, टेबल भी होती है, सब चीजें तो मैं लिख नहीं सकता। तो पेशेंट के आसपास की जो भी चीजें सराउंडिंग है उनको अगर आपने टच किया तो देन यू हैव टू हैंड वॉश। थर्ड वन भाई बॉडी फ्लूइड, बस, तो आफ्टर एक्सपोजर टू बॉडी फ्लूइड,
आफ्टर एक्सपोजर टू बॉडी फ्लूइड, ब्लड भी तो बॉडी फ्लूइड है, बस याद हो गया ना। तो इधर तो याद करने की जरूरत ही नहीं थी भाई, पेशेंट है हमारा, बेड है और ब्लड है, पेशेंट बेड और ब्लड, बस पेशेंट सराउंडिंग और बॉडी फ्लूइड, याद हो गया। इधर तो दो हैं ही भाई, प्रोसीजर करने से पहले और पेशेंट को टच करने से पहले, बस हो गए 5। सिंपल दिखते हैं, लेकिन आपको मैं 5 पूछूंगा ना तो आप दो अभी याद हो जाएगी आपको, क्योंकि मैंने पढ़ाया, लेकिन आप 5-7 दिन बाद पूछूंगा कंफ्यूज हो जाओगे आपके दिमाग में, मतलब ये चीजें दूं। बाकी ऐसी चीजें आती है माइंड में, जैसे बिफोर टचिंग द पेशेंट था, बिफोर प्रोसीजर था, फिर आफ्टर प्रोसीजर कर दोगे आप उसमें, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर प्रोसीजर दे ही नहीं रखा उन्होंने कहीं भी, ये 3 चीजें दे रखी है। तो ये 5 ध्यान रखना है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आपके नोट सेट में, है ना, तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हैंड वॉशिंग पे वापस से लौट के आते हैं। हैंड वॉशिंग जो है ना दोस्तों, वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है मेडिकल हैंड वॉशिंग और एक होती है आपकी सर्जिकल हैंड वॉशिंग। इसको हम स्टेराइल भी बोलते हैं और इसको हम क्लीन भी बोलते हैं। मेडिकल को हम क्लीन बोलते हैं और सर्जिकल को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, स्टेराइल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन यहां से सिंपल सा बनता है एक, कि भाई मेडिकल जो हैंड वॉशिंग है ना, मेडिकल जो हैंड वॉशिंग है उसके अंदर हैंड की पोजीशन कैसे रहनी चाहिए भाई, ऐसे रहनी चाहिए, मतलब कि जो हैंड है ये एल्बो से अबोव रहनी चाहिए या फिर नीचे रहनी चाहिए, मतलब कि जो एल्बो है वो अबोव और हैंड क्या रहे बिलो। तो आपको याद रखना है, हर आदमी है ना सर्जरी से डरता है और हर आदमी ओटी के अंदर ज्यादातर ये करते हैं हैंड वॉशिंग, तो ओटी में जाने से भी डरता है, भाई ओटी में ड्यूटी नहीं करूंगा, तो वो हाथ जोड़ते हैं, ये लो साहब मैं तो नहीं कर रहा। अब हाथ जोड़ोगे तो ये वाली कंडीशन हो गई, हाथ जोड़ोगे तो ये वाली कंडीशन हो गई, मतलब हैंड्स हैं वो एल्बो से क्या हो गए दोस्तों, अबोव हो गए, एल्बो नीचे हो गई, हैंड क्या हो गए, अबोव हो गए। तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग के अंदर क्या रहेंगे दोस्तों, हैंड से अबोव द एल्बो रहेंगे, हैंड से अबोव द एल्बो रहेंगे, रहेंगे या नहीं रहेंगे। अच्छा जी, इधर आ जाओ। अब भाई ये ऊपर जोड़ रखा तो इसको नीचे कर लो, उल्टा कर दो, बस इसमें क्या करना है, इसको ऊपर करोगे तो हैंड अब क्या हो गए दोस्तों, नीचे हो गए। अब हैंड क्या हो गए, नीचे हो गए, तो हैंड बिलो, हैंड बिलो द एल्बो, एल्बो। हैंड वॉश कहां तक करते हैं, एंटीक्यूबेटल जो फोसा है उस एंटीक्यूबेटल फोसा से भी 2 इंच ऊपर, 2 इंच बोल रहा हूं, मतलब लगभग 5 सेंटीमीटर अबोव करते हैं। ठीक है, कहां तक करते हैं, तो जो एंटीक्यूबेटल जो फोसा है, ऐसे मान लो कि यहां से हाथ मुड़ता है आपका, तो ये एंटीक्यूबेटल फोसा हो गया, एंटीक्यूबेटल फोसा से लगभग 2 इंच अबोव तक करते हैं, 2 इंच या फिर 5 सेंटीमीटर भी लिखा सकता है, अबोव तक हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों टाइम पीरियड का। तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग का टाइम पीरियड पूछते हैं मेनली वो, तो 2 से लेकर और 5 मिनट। यहां पर तो लगभग वही आएगा आपका 40 से 60 सेकेंड लगभग। लेकिन एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, मिनिमम टाइम ऑफ हैंड वॉशिंग, आंसर उसका आएगा 15 सेकेंड। मिनिमम टाइम जो पूछे कि हैंड वॉशिंग का कितना होता है, वो 15 सेकेंड ही आंसर आएगा, कम से कम 15 सेकेंड होनी चाहिए, मिनिमम 15 सेकेंड होनी चाहिए, तो ये ध्यान रख लेना। एक संस्था है CDC, वो इसको कितना मानती है दोस्तों, 2 से 6 मिनट, 2 से 6 मिनट मानते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, वो आता है हैंड वॉशिंग से रिलेटेड। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, आंसर आएगा हैंड वॉशिंग। सबसे बेस्ट मेथड होता है हैंड वॉशिंग। आपको बिल्कुल सिंपल लग रहा है, बट ऑप्शन में ऐसे होता है ना, हैंड वॉशिंग, PPE, ग्लव्स। तो PPE को देखो लोग सोचो यार PPE तो सबको ही रोक रही है, पूरे कवर कर दी तो यही रोकेगा, लेकिन ध्यान रखना सबसे बेस्ट मेथड, क्योंकि बेस्ट के अंदर हर चीज जोड़ी जाती है, हर आदमी यूज कर सकता है, इजी है, ठीक है, किसी को भी सिखाया जा सकता है। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा आता है आपका, यही आता है आपका हैंड वॉशिंग ही क्या होता है दोस्तों, बेस्ट मेथड होता है। अब ध्यान रखना, हैंड वॉशिंग के अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं भाई। हैंड वॉशिंग के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, एक तो आप हैंड वॉशिंग में फ्रिक्शन का यूज करते हो, एक आप टाइम का यूज करते हो। ठीक है, फ्रिक्शन हो गया, टाइम हो गया, स्टेप्स होती हैं और सॉल्यूशंस होते हैं, ये इसके कंपोनेंट हो गए। अब क्वेश्चन आया हुआ था कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है इनमें, आंसर आएगा फ्रिक्शन। मोस्टली के अंदर क्वेश्चन दे रखा है कि सबसे इंपोर्टेंट क्या है, फ्रिक्शन है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्वेश्चन क्या है था वो कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए बेस्ट क्या है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है। ठीक है, विच कंपोनेंट ऑफ द हैंड वॉशिंग इज बेस्ट टू रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो उन्होंने माना कि अगर फ्रिक्शन नहीं करोगे ना, तो चाहे आप कितनी देर तक हाथ रख लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं होते हैं। तो उन्होंने इसका आंसर क्या माना था दोस्तों, फ्रिक्शन माना था। ठीक है, तो फ्रिक्शन हो गया। टाइम मैंने आपको बता ही दिया,
हैंड रब कर रहे हो तो 20 से 30, हैंड वॉश कर रहे हो तो इसका दुगुना कर दो 40 से 60, ठीक है, और यहां पर लगभग 2 से 5 मिनट। सर्जिकल हैंड वॉश करें तो 2 से 5 मिनट। स्टेप्स की अभी बात करेंगे। सॉल्यूशंस में दोस्तों जैसे हम यूज करते हैं, हैंड रब कर रहे हैं तो हम अल्कोहल यूज करते हैं, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करते हैं, ठीक है, 70 से 80% अल्कोहल होता है। या और फिर और कैसे यूज कर सकते हैं, सोप एंड वाटर यूज कर सकते हैं, सोप वाटर। या फिर क्या यूज कर सकते हैं, प्रोविडिन आयोडीन यूज कर सकते हैं, जो कि सर्जिकल हैंड वॉशिंग में यूज करते हैं हम। या फिर क्लोरहेक्सिडिन यूज करते हैं, हेक्सिडिन। अब बात करते हैं लास्ट में स्टेप्स की। अगर हम दोस्तों स्टेप्स की बात करें ना तो आप हर बार पढ़ते हो गए, कई बार 5, कई बार 4, कई बार 6, किसी में 7, 11 बार, तो लेकिन आपको याद रखनी है इसकी 6 स्टेप, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है दोस्तों, 6 स्टेप मानी जाती हैं। कौन कौन सी 6 स्टेप होती हैं, इसके लिए हम चलते हैं किसके पास, इसके लिए हम चलते हैं WHO के पास। इसमें इमेज कहां है, ये रही, आ जाओ। तो मेन स्टेप जो है ना, हम हैंड वॉश के शुरू करेंगे। यहां तो इन्होंने ना 11 लिख रखी है, बट इसमें हर चीज लिख रखा है भाई, हाथों को गीला करेंगे, साबुन लेंगे, फिर रब करेंगे, तो लेकिन हम प्रॉपर स्टेप की बात करते हैं। पहले जो स्टेप है, देखो कुछ चीजें सिखाता हूं। दिस इज पाम, दिस इज पाम, दिस इज डोरसम, दिस इज डोरसम, ठीक है, बस खत्म, ये काम है। पहले स्टेप के अंदर क्या करोगे आप, पाम को रब करोगे। देखो इधर अगर आपको दिख रहा होगा, ये रहा, रब हैंड से पाम टू पाम, ठीक है। थोड़ी सी लैंग्वेज भी सीखो, क्योंकि ऑप्शन में लैंग्वेज आएगी, ऐसे करके दिखाएंगे नहीं वो आपको। तो पहला क्या है, रब हैंड से पाम टू पाम। आपको ऐसे इस प्रकार से क्या करना है दोस्तों, रब करना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, रब करना है, ऐसे रब करोगे आप। रब करने के बाद क्या करोगे दोस्तों, इस हाथ को उठाओगे, ऐसे डालोगे। इसे क्या बोलते हैं, राइट पाम ओवर लेफ्ट डोरसम विद इंटरलेस्ड फिंगर एंड वाइस वर्सा। देखो राइट पाम ओवर लेफ्ट डोरसम, मतलब ये पाम है, ये डोरसम है, इस प्रकार से रखोगे। और रखने के बाद में इसको क्या करोगे, इंटरलेस्ड मतलब अंदर की तरफ डालोगे इसे, और फिर इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, वॉश करेंगे। और ऐसा ही जस्ट ऑपोजिट करेंगे, दोनों तरफ करेंगे ना। तो ऐसा हमने हैंड रब कर लिया, इधर तो ऑपोजिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऐसे तो नहीं कि इसको इस पे करेंगे, इसको इस पे करेंगे, तो बात तो वही हो गई ना, ठीक है। लेकिन यहां पर इस प्रकार से करेंगे और इधर भी करेंगे हम। फिर उसके बाद में तीसरी स्टेप आती है। तीसरे स्टेप में देखो यहां क्या था, ये पाम और डोरसम। अब पाम पाम, अब पाम पाम को उस समय तो हमने सिर्फ रब किया था, अब इसको इंटरलेस्ड करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टेप है, पाम टू पाम विद फिंगर्स इंटरलेस्ड, पाम टू पाम विद फिंगर इंटरलेस्ड करेंगे। इसके बाद में बैक ऑफ जो फिंगर्स है ना दोस्तों, इनको इनके लिए हम इस प्रकार से बनाएंगे, और बैक ऑफ फिंगर्स को इस प्रकार से करेंगे, इधर को इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, बैक्स ऑफ फिंगर टू ओपोजिंग पाम्स, ठीक है। ये पाम है, इसके ऑपोजिट में ऐसे डाल रहे हैं हम इसको, ओपोजिंग पाम्स विद फिंगर इंटरलॉक्ड, इन फिंगर को एक दूसरे से लॉक्ड कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम फिंगर को इंटरलॉक करके करते हैं। तो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। और इसके बाद में थंब, ठीक है, इस हाथ से इसका थंब, इस हाथ से इसका थंब। लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, रोटेशनल रबिंग ऑफ द लेफ्ट थंब, ठीक है, क्लैप्स्ड इन राइट पाम एंड वाइस वर्सा, मतलब इसको इसमें पकड़ेंगे और इसको रोटेशन करेंगे बस। और इसी प्रकार ऑपोजिट करेंगे, इसमें इधर करेंगे। और लास्ट जो स्टेप है दोस्तों, उसमें रोटेशनल रबिंग करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। रोटेशनल रबिंग इधर भी और इधर भी। तो ये रोटेशनल रबिंग करते हैं कैसे, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड करते हैं, आगे पीछे की तरफ, दोनों तरफ, ऐसे ऐसे, ठीक है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो ये हैंड वॉश की स्टेप हो गई। कितनी हो गई देखो, पहली ये थी रब हैंड्स पाम टू पाम, सेकंड ये वाली स्टेप हो गई 2, फिर वापस से अंदर डाला था हमने, ये तीसरी स्टेप हो गई, चौथी ये वाली स्टेप हो गई, तो फोर्थ हो गई, फिफ्थ जो स्टेप थंब वाली हो गई, फिफ्थ हो गई, और सिक्स्थ स्टेप क्या हो गई दोस्तों आपकी, ये वाली हो गई। तो ये कितनी स्टेप हो गई दोस्तों, टोटल 6 स्टेप हो गई। बस आपको ये स्टेप क्या रखनी है, इसमें याद रखनी है, ठीक है। टोटल आपको कितनी स्टेप याद रखनी है दोस्तों, 6 स्टेप याद रखनी है। इसमें टाइम भी दे रखा है इन्होंने, ये भी दे रखा है कि वॉश हैंड व्हेन विजिबली सॉइल्ड। ये WHO का पेपर है, इसलिए मैं सारी चीजें पढ़ के बता देता हूँ, क्या पता नहीं कहां से क्वेश्चन बने। जब यूज करते हैं जब विजिबली सॉइल्ड हो, अदरवाइज हम क्या यूज कर सकते हैं, हैंड रब। ड्यूरेशन ऑफ द एंटायर प्रोसीजर कितना है, 40 to 60 सेकंड है ड्यूरेशन जो है वो है। हैंड वॉश होने के बाद में दोस्तों आपको उसके बाद में अगर आप हैंड को ड्राई कर रहे हो तो आप क्या तो डिस्पोजेबल या वन टाइम जो टॉवल है वो यूज करोगे। ऐसे नहीं कि एक टॉवल से पूछ के आ गया उसके आप पूछ रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो आप ड्राई हैंड थ्रोली विद ए सिंगल यूज टॉवल को यूज करोगे, ठीक है। और अगर आपको फॉसेट को बंद करना है, टैप को बंद करना है दोस्तों, उसमें भी आप सिंगल यूज टॉवल का क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई दोस्तों, आपकी हैंड वॉश की स्टेप हो गई है।
और स्टैंडर्ड जो प्रिकॉशंस है उसके बारे में हमने बात की थी। थोड़ा बहुत मैं आपको अदर जो प्रिकॉशंस है उनके बारे में बता देता हूं। जैसे कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस का मतलब कॉन्टैक्ट जब ट्रांसमिशन होता है ना तब हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस का यूज करते हैं। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा क्या हो, कोई भी डिजीज ट्रांसमिट हो तो उसे हम किस नाम जानते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। दो प्रकार से हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट का मतलब क्या दोस्तों, पर्सन दूसरे पर्सन के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट के अंदर डायरेक्टली आ रहा है, उससे भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि यहां पर एक पर्सन है, इसने कोई चीज यूज की, यूज करने के बाद वापस गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट। इंटरमीडिएट मतलब दोनों के बीच का ऑब्जेक्ट, और यहां पर ये दूसरा पर्सन है। डिजीज इस पर्सन को थी, इसने पानी की जो टैप है उसको छुआ, पानी की टैप को छूने के कारण ये जो फिजिकल कॉन्टैक्ट इसका टैप के साथ हुआ, इसका इस पेशेंट के साथ तो नहीं हुआ कॉन्टैक्ट, लेकिन इसने टैप को छुआ, इसका टैप के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ, लेकिन उसके कारण भी डिजीज फैलेगी, तो क्या कहलाएगी दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन कहलाएगा। और इस कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन के अंदर जो प्रिकॉशंस हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। इन्हें हम किस नाम जानते हैं, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस के नाम से जानते हैं। जैसे कि देखो क्लेब्सिएला, क्लेब्सिएला से रिलेटेड जो भी डिजीज होती हैं उनके अंदर आता है। ई कोलाई से रिलेटेड जो होती है उनमें आता है, इबोला से रिलेटेड होता है उसके अंदर भी आता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों स्टेफाइलोकोकस जो ओरियस है वो कोई भी डिजीज करता है उसमें भी चांसेस रहते हैं, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। इन सब के अंदर हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस का। अब फिजिकल कॉन्टैक्ट को रोकने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, बस सिंपल से याद रख लेना कि आपको ग्लव्स यूज करना है और गाउन यूज करना है। ग्लव्स और क्या करना है दोस्तों, गाउन यूज करना है, ठीक है। कुछ इससे ज्यादा से ज्यादा फिर आप फेस शील्ड का और यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर और ज्यादा यूज करना है तो ज्यादा से ज्यादा फेस शील्ड और यूज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, जो कि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि जहां तक क्वेश्चन बनेगा ना वहीं से बात करेंगे। इसके बाद में आता है दोस्तों आपका ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट भाई आप जब भी बोलते हो, स्नीजिंग करते हो, कफिंग करते हो, ठीक है, कोई भी पेशेंट है, ये पेशेंट है जी, इन्होंने किया कफिंग, स्नीजिंग, ठीक है, या स्पीकिंग, उस दौरान इसके मुंह से निकलते हैं क्या, ड्रॉपलेट्स। क्या निकलते हैं दोस्तों, ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं इनकी साइज होती है लार्ज। साइज क्या होती है, लार्ज होती है। लार्ज का मतलब मोर देन 5 माइक्रोन इनकी साइज होती है, इसलिए ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते क्योंकि 1 मीटर से ज्यादा की डिस्टेंस क्या कर पाते हैं, ये क्रॉस कर पाते हैं, ठीक है। लेस देन 1 मीटर ही डिस्टेंस क्या कर पाएंगे, क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि इनकी साइज क्या है, ज्यादा है। तो अब दूसरा जो पर्सन है दोस्तों, उसके माउथ के द्वारा, उसके नोज के द्वारा, नेजल के द्वारा, फेरेंक्स के द्वारा, थ्रोट के द्वारा वो क्या करेगा दोस्तों, एंटर करेगा। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब कि बड़ी साइज के होते हैं। अब आपको सर एयरबोर्न में क्या होता है, ड्रॉपलेट में क्या डिफरेंस है। कुछ ऐसे ड्रॉपलेट्स होते हैं दोस्तों जो बिल्कुल कम साइज के होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो ये हो गया ड्रॉपलेट। अभी इसमें और बताऊंगा मैं, थोड़ा सा अंतर उसमें लेके आना चाहता हूं आपको एयरबोर्न में, फिर वापस इस पे आऊंगा एक बार, है ना, क्योंकि इसमें डिजीज कंडीशन बताऊंगा ना, क्वेश्चन जहां से बनता है मेन। तो एयरबोर्न के अंदर क्या होता है, सेम वही चीज होती है, निकलते ड्रॉपलेट्स ही हैं, बट उनकी साइज क्या होती है दोस्तों, कम होती है, लेस देन 5 माइक्रोन साइज होती है, और वो डिस्टेंस जो है ना वो ज्यादा क्रॉस कर सकते हैं, मोर देन 1 मीटर। इसलिए वो क्या होता है, एयर के अंदर सस्पेंड रहते हैं। वो तो नीचे जमीन में बैठ गए तो डायरेक्ट एयर के द्वारा नहीं फैलते हैं, ज्यादा दूर रहेगा पेशेंट तो नहीं फैलेंगे, पास में खड़ा है तो फैल जाएंगे। लेकिन ये वाले जो एयरबोर्न वाले हैं दोस्तों, इनकी साइज कम है तो ये एयर के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं। तो उसके कारण फिर जो पर्सन है दोस्तों वो सांस लेता है, उस दौरान भी उसको होने के क्या रहते हैं, चांसेस हो सकते हैं। तो उसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, एयरबोर्न प्रिकॉशंस के नाम से हम उसे जानते हैं। उसे हम किस नाम जानेंगे, एयरबोर्न प्रिकॉशन के नाम से। उस मतलब इसके अंदर जो ट्रांसमिशन है दैट इज नोन एज एयरबोर्न ट्रांसमिशन, एंड द प्रिकॉशंस वी विल टेक टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ डिजीज विल बी नोन एज एयरबोर्न प्रिकॉशंस। तो अब आ जाओ इसमें ड्रॉपलेट में। अब क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, एक तो भाई ड्रॉपलेट प्रिकॉशन कौन कौन सी डिजीज के अंदर लेना पड़ता है, तो वो क्वेश्चन जो आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो एक तो आपको याद रखना है दोस्तों न्यूमोनिक प्लेग। न्यूमोनिक प्लेग, कुछ पर्सन को क्या होता है दोस्तों, न्यूमोनिक प्लेग होता है ना, उनको इसकी क्या पड़ती है दोस्तों, जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, उसके अंदर हम क्या लेंगे, ड्रॉपलेट लेंगे, ठीक है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन लेंगे, सॉरी, तो इन्फ्लुएंजा के अंदर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस के अंदर जरूरत पड़ती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, भाई मेनिंजाइटिस होता है, कौन सा प्रिकॉशन लेना है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका आएगा फेरेंजियल डिप्थीरिया, डिप्थीरिया
एंड ठीक है, एक इसमें न्यूमोनिया भी याद रखना, न्यूमोनिया, और एक इसमें आप याद रखो पर्टूसिस, पर्टूसिस, ठीक है। तो न्यूमोनिक प्लेग हो गया, न्यूमोनिया हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, फेरेंजियल डिप्थीरिया एंड पर्टूसिस। और कोई डिजीज होती है क्या इसमें, चलो अभी तो ये याद रखो, कुछ दिमाग में आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल सा बनेगा, बस वो आपको डिजीज का नाम देगा और आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि भाई इस डिजीज के अंदर कौन सा प्रिकॉशन आपको क्या करना है दोस्तों, यूज करना है, बस वो आपको बताना है इसके अंदर। एक याद रखो इसके अंदर भाई, जर्मन मीजल्स मतलब रूबेला, जर्मन मीजल्स, MEASLES, मतलब कि रूबेला, रूबियोला नहीं बोल रहा हूं मैं, रूबेला बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए कैसे याद रखोगे, पिंप जी, कैसे याद रखोगे, पिंप जी को याद रखोगे आप इसमें, PIMPG, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो। इसके अंदर क्या रखना है दोस्तों, अब मतलब जब आप इस प्रिकॉशंस लोगे, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस में आपको याद रखना है कि आपको पास एक तो क्या होना चाहिए दोस्तों, कम से कम सर्जिकल मास्क होना चाहिए, ठीक है। WHO ने सर्जिकल मास्क की जगह मेडिकल मास्क वर्ड लिखा हुआ है कई जगह, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। सर्जिकल मास्क या मेडिकल जो मास्क है दोस्तों वो लिख लोगे। पेशेंट को सिंगल रूम दोगे, पेशेंट को क्या दोगे दोस्तों, सिंगल रूम, सिंगल रूम। बट उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि अगर मान लो, वैसे कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में भी लिखा हुआ है कि सिंगल रूम दोगे, लेकिन अगर मान लो दोस्तों सिंगल रूम नहीं है, अगर सिंगल रूम नहीं है तो ऐसे पेशेंटों को एक साथ रखोगे जिनके सिम्टम्स क्या है, सेम जैसे हों, ठीक है। ऐसे पेशेंटों को एक साथ रखोगे जिनके सिम्टम्स एक जैसे होंगे, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है ना दोस्तों, कम से कम जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों, आपकी 3 फीट की या 1 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, 3 फीट या 1 मीटर, कोई भी लिखा हो सकता है एक, उनकी क्या होनी चाहिए दोस्तों, सेम वो डिफरेंस होनी चाहिए। सिंगल रूम रहेगा तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अगर रूम सिंगल नहीं है पेशेंटों को, तो फिर आपको कम से कम 3 फीट या 1 मीटर की क्या रखनी पड़ेगी दोस्तों, उनके अंदर डिस्टेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, ड्रॉपलेट। इसके बाद एयरबोर्न प्रिकॉशन, एयरबोर्न प्रिकॉशन, हैंड हाइजीन, ये सब तो सब में यूज करेंगे, तो वो मैं लिखाऊंगा नहीं है ना, कहीं आप जो हैंड हाइजीन भी होता है सर वो भी होता है, वो सब में करते हैं। एयरबोर्न प्रिकॉशंस के अंदर दोस्तों आप यूज करोगे क्या, N95 मास्क या फिर FFP2 मास्क, ठीक है। ये 2 मास्क हम इसके अंदर क्या करते हैं, एयरबोर्न प्रिकॉशन के अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है। इसमें भी यह ध्यान रखना, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में इन दोनों में बता देता हूं। जैसे कॉन्टैक्ट जो प्रिकॉशन होते हैं ना दोस्तों, उसमें अगर हम पेशेंट को ट्रांसमिट कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो अगर कोई भी बॉडी फ्लूइड है वो ड्रेन हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। ऐसे लग रहा है कहीं से बॉडी फ्लूइड निकलता है तो उस जगह को हम क्या करते हैं दोस्तों, कवर करते हैं कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कवर द ओपन एरिया, कोई भी एरिया ओपन हो जहां से फ्लूइड निकल रहा हो उसको क्या करोगे, कवर करोगे ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। ड्रॉपलेट वाले में क्या करोगे, पेशेंट को भी मास्क दोगे, ठीक है। पेशेंट को भी क्या दोगे दोस्तों, मास्क दोगे। मैंने एक टेलीग्राम पे इमेज डाली थी, उसमें नहीं लिख रखा था, उसमें एयरबोर्न में लिखा हुआ था, बट इसमें पढ़ते हैं तो पता लगता है दोस्तों। जो ड्रॉपलेट वाला है उसके अंदर भी आपको याद रखना है कि जब आप पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करते समय पेशेंट को भी मास्क देने की जरूरत है, पेशेंट को भी मास्क की क्या है दोस्तों, नीड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों एयरबोर्न प्रिकॉशन। तो एयरबोर्न के अंदर मैंने आपको बता दिया, एक एयरबोर्न के अंदर रूम चाहिए दोस्तों, AIIR रूम, ठीक है। AIR रूम चाहिए, क्या है ये AIR, एयर इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम, ठीक है। मतलब ये जो रूम होता है दोस्तों, इसके अंदर प्रेशर होता है नेगेटिव, कैसे प्रेशर होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है इसके अंदर। नेगेटिव प्रेशर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ये रूम जो है ना, ये बाहर से क्या लेता है, जैसे कॉरिडोर है उससे क्या लेता है, एयर लेता है, ठीक है। बाहर से क्या लेता है, एयर लेता है। मतलब एयर का क्या होता है दोस्तों, वेंटिलेशन होता है, एयर अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आती है, तो उसे हम AIR रूम के नाम से, जिसमें क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है। तो लगभग 6 से 12 वेंटिलेशन होंगे, मतलब 6 से 12 एयर का एक्सचेंज होता है इनमें पर आवर। 1 घंटे के अंदर
6 से 12 बार रूम क्या होना चाहिए दोस्तों, वेंटिलेट होना चाहिए। फिर आपके पास अगर मान लो दोस्तों ये रूम अवेलेबल नहीं है, कहाँ अवेलेबल होते हैं ये रूम, बहुत ऐसी कम जगह होती है जहां पर ये रूम क्या होते हैं दोस्तों, अवेलेबल होते हैं। अगर रूम अवेलेबल नहीं है, अगर मान लो ये रूम अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे, तो दोस्तों फिर आप सिंगल रूम दोगे। लेकिन उसके कुछ रूल बताए हैं उन्होंने, भाई आप रूम सिंगल रखो लेकिन ऐसा रूम रखो जिसमें कम से कम क्या हो, 2 से 3 विंडो हो ताकि एयर एक्सचेंज तो हो, और साथ में दोस्तों एक एग्जॉस्ट हो, एक क्या हो दोस्तों उसके अंदर एग्जॉस्ट हो, एसी को हो सके तो क्या रखना दोस्तों, क्लोज रखना। ठीक है, तो ये सब चीजें हम क्या करेंगे इसके अंदर करेंगे अगर वो अवेलेबल नहीं है तो। अब क्वेश्चन कहां से बनता है, क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि एयरबोर्न के अंदर कौन कौन सी डिजीजेस शामिल होती हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है। तो एक तो आ गया दोस्तों मीजल्स, मीजल्स नहीं लिखा है तो रूबियोला लिखा हुआ आएगा, रूबियोला। ठीक है, एक ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, और एक आपका दोस्तों क्या तो लिखा हुआ आएगा, वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर लिखा हुआ आएगा। अगर वेरिसेला जोस्टर नहीं लिखा हुआ आता है तो क्या लिखा हुआ आएगा दोस्तों, तो लिखा आएगा आपका सिंजल्स लिखा हुआ आएगा, सिंजल्स। और अगर सिंजल्स नहीं लिखा हुआ तो हर्पिस जोस्टर लिखा हुआ आएगा, हर्पिस जोस्टर है एक ही बात। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों के अंदर एमटीवी के अंदर हम क्या यूज करते हैं, एयरबोर्न प्रिकॉशंस क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। ठीक है, एमटीवी के अंदर हम क्या करते हैं, एयरबोर्न प्रिकॉशंस का यूज करते हैं। अब देखो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है ना, मतलब आप ऐसे तो है नहीं दोस्तों आप हर वक्त ही क्या करोगे भाई, ग्लव्स पहन के जाओगे पेशेंट के पास, हर चीज में ही जाओगे। तो कुछ ऐसी जगह होती है दोस्तों जहां पर आपको जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है ये कि भाई कौन सी ऐसी जगह है, इंटरवेंशन है रिक्वायर नर्स टू यूज स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, मतलब कौन कौन सी जगह पे स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की जरूरत पड़ेगी। तो देखो बैक रब, सिंपल कोई पेशेंट हमें ऐसे दे नहीं रखा कि भाई जिसकी बॉडी सीक्रेशंस निकल रही हो और कुछ हो रहा हो, तो बैक रब के दौरान देने की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रिंग द फर्स्ट बाथ टू ए न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न को पहला बाथ दे रहे हो तो वो तो बॉडी सीक्रेशंस में रहेगा ना न्यूबॉर्न, तो और बॉडी सीक्रेशंस के कांटेक्ट में अगर आओगे तो उस कंडीशन के अंदर आपको प्रिकॉशंस लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चाहे आप ग्लव्स ही पहनो, चाहे आप ग्लव्स पहनो, ठीक है, या आप क्या पहनो दोस्तों, आप गाउन पहनो, तो उसमें जरूरत पड़ेगी आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एम्प्टिंग ए पोर्टेबल वुंड ड्रेनेज सिस्टम। हाँ भाई वुंड ड्रेनेज सिस्टम में फ्लूइड है, इसको भी आपको अगर एम्प्टी करना है तो भी आपको क्या करने पड़ेंगे, प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। इंटरव्यू के दौरान कोई प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं है। देखो मैं कोई स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के बारे में बात कर रही है, ऐसे नहीं कि सिर्फ वो बोल लेगा तो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, तो वो तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन हो गया ना। मतलब हम ऐसी डिजीज नहीं मानेंगे, कोई भी ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज हम यहाँ पर नहीं मानेंगे पेशेंट के अंदर। सिंपल पेशेंट है मान लो हमारे लिए यहाँ पर, तो उस कंडीशन में। अब इसमें ऑप्शन में दे दिया उसमें HIV पॉजिटिव है, लेकिन दोस्तों बीपी लेने के कारण कभी भी HIV एक दूसरे से ट्रांसमिशन नहीं होता, तो यहाँ भी आपको कोई भी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन किस किस में लोगे आप, जब आप न्यूबॉर्न को बाथ दोगे या फिर पोर्टेबल वुंड ड्रेनेज सिस्टम को क्या करोगे दोस्तों, एम्प्टी करोगे, तो उस दौरान आप क्या लोगे दोस्तों, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, तो इसमें लिख लो, सिंपल से लिख लो कि इन दो कंडीशन के अंदर, इन दो मतलब एग्जांपल है तो दो सिर्फ, आप ये सोचो सिर्फ दो ही है क्या सर, इन दो कंडीशन में, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो है ना, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का यूज करते हैं, क्वेश्चंस का यूज करते हैं। इन दो कंडीशन के अंदर हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या दे रखा है, ए नर्स इज, देखो बहुत लंबा क्वेश्चन है बट इतना टफ नहीं है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ए नर्स इज असाइंड टू चेंज ए सेंट्रल लाइन ड्रेसिंग। ठीक है, एक पेशेंट की दोस्तों सेंट्रल लाइन लगी हुई है और उस सेंट्रल लाइन की आपको ड्रेसिंग क्या करनी है, चेंज करनी है। द एजेंसी पॉलिसी इज टू क्लीन द साइट विद बीटाडीन एंड देन क्लीन विद एल्कोहल। जो आप जिस एजेंसी में आप काम कर रहे हो वो क्या कहती है भाई, इसको क्लीन करने के लिए पहले आप किससे क्लीन करो, बीटाडीन से क्लीन करो, और उसके बाद किससे क्लीन करो, एल्कोहल से क्लीन करो। ठीक है, देखो सुनना इसमें, इसके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट कोज करवाना चाह रहा है कि भाई आपने कुछ पढ़ा हो और कुछ हुआ हो और कोई कुछ यूज कर रहा है, आप क्या यूज करोगे, ऐसे पूछ रहा है।
अब सिंपल सी बात है, सेंट्रल लाइन है, उसकी ड्रेसिंग है, आप सेंट्रल लाइन की ड्रेसिंग को आप क्या कर रहे हो दोस्तों, चेंज कर रहे हो। हॉस्पिटल वालों ने क्या बोल रखा है भाई, सिंपल सा बोल रखा है कि पहले बीटाडीन से क्लीन करना, फिर बीटाडीन से क्लीन करने के बाद अल्कोहल से क्लीन करना। अब नेक्स्ट देखो, द नर्स रिसेंटली अटेंडेड ए कॉन्फ्रेंस, नर्स कॉन्फ्रेंस में गई थी किसी में, उसने वहां पर क्या पढ़ा, उसने पढ़ा कि दैट प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन दैट अल्कोहल शुड प्रेसीड बीटाडीन। बट यहां पर तो भाई बीटाडीन का यूज पहले कर रहा है। देखो सोचो कि कोई हॉस्पिटल में वो काम करती है और हॉस्पिटल में क्या कहते हैं वो कि भाई पहले बीटाडीन यूज करो, फिर क्या यूज करो, अल्कोहल यूज करो। लेकिन वो दोस्तों कहां गई, कोई कॉन्फ्रेंस में गई, कॉन्फ्रेंस वाले क्या कह रहे हैं, पहले अल्कोहल यूज करो, फिर क्या यूज करो, बीटाडीन यूज करो, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा उसने एक आर्टिकल भी पढ़ा है, और आर्टिकल एक नर्सिंग जर्नल के अंदर एक आर्टिकल पढ़ा है, वो क्या कहता है भाई, एक नया प्रोडक्ट आया है जो इन सबसे क्या है दोस्तों ज्यादा इफेक्टिव है, अल्कोहल और बीटाडीन से। ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंस हो गई, ये हॉस्पिटल हो गया, एक आर्टिकल हो गया। आर्टिकल क्या कहता है भाई, न्यू ही प्रोडक्ट यूज करो, ये छोड़ो सब काम, ये बकवास है, न्यू प्रोडक्ट यूज करो। तो अब क्वेश्चन ये है दोस्तों कि नर्स को क्या यूज करेगी नर्स, ठीक है, दैट ए न्यू प्रोडक्ट वाज ए मोर इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल देन अल्कोहल एंड बीटाडीन, द नर्स हैज ए सैंपल ऑफ, उसके पास है भी वो प्रोडक्ट, तो हाउ शुड द नर्स प्रोसीड, नर्स को क्या करना चाहिए। पहली चीज, यूज द न्यू प्रोडक्ट सैंपल व्हेन चेंजिंग द ड्रेसिंग, भाई न्यू प्रोडक्ट यूज करो जब ये सबसे बढ़िया है तो, ठीक है, पहला। दूसरा क्या करे, क्लीन द साइट विद अल्कोहल फर्स्ट एंड देन विद बीटाडीन, कि भाई पहले अल्कोहल से क्लीन करो, मतलब ये वाला कॉन्फ्रेंस वाला, फिर बीटाडीन से क्लीन करो। तीसरा क्या करे, क्लीन द साइट विद न्यू प्रोडक्ट फर्स्ट, कि भाई पहले नई प्रोडक्ट से कर दो, फिर जो हॉस्पिटल वालों ने क्या रखा है ना उससे कर दो। और फोर्थ क्या करे, फॉलो द एजेंसी पॉलिसी अनलेस इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑर्डर, कि आपको जो भी हॉस्पिटल ने या हेल्थ एजेंसी ने जो भी आपको दे रखे ऑर्डर वही फॉलो करने हैं, जब तक कि डॉक्टर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो आपको मना न करे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं करे, भाई ऐसा नहीं करना, लिख के नहीं दे दे कि भाई ये नहीं करना। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ ही होगा। आप चाहे कितने पढ़े लिखे हुए हो, लेकिन हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज अगर वो लिखी हुई है ना रिटर्न में, तो आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं है, वही आपको फॉलो करनी पड़ेगी। न तो आप नया प्रोडक्ट का यूज करोगे, न आप कॉन्फ्रेंस में पढ़ के आए वो यूज करोगे, तो वो चीज यूज करोगे दोस्तों आप जो आपकी हॉस्पिटल की पॉलिसी बनाई गई है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो लिख लो, लिखो 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 कि अगर किसी हॉस्पिटल की पॉलिसी है, अगर किसी हॉस्पिटल की यह पॉलिसी है, यह पॉलिसी है कि पहले बीटाडीन है ना, पहले बीटाडीन और फिर कि सेंट्रल लाइन चेंज करते समय, सेंट्रल लाइन ड्रेसिंग चेंज करते समय, सेंट्रल लाइन ड्रेसिंग चेंज करते समय, ड्रेसिंग चेंज करते समय पहले बीटाडीन तथा उसके बाद अल्कोहल यूज करना चाहिए, अल्कोहल यूज करना चाहिए, तथा नर्स ने कॉन्फ्रेंस / आर्टिकल / बुक में और कुछ पढ़ा है, तब भी नर्स को हॉस्पिटल पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। हॉस्पिटल या हेल्थ एजेंसी पॉलिसी लिख सकते हो, हॉस्पिटल पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, हॉस्पिटल पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करके लिया करो स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रायोरिटी बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आफ्टर ए स्टॉर्म, एक अच्छे से तूफान के बाद, द रेस्क्यू टीम इज सर्चिंग फॉर इंजर्ड पीपल, ठीक है, बचाने वाली जो टीम है वो चोटिल हुए लोगों को ढूंढ रही है। ए नर्स ऑन द टीम डिस्कवर ए विक्टिम, ठीक है, नर्स ढूंढती है एक विक्टिम को, बेचारे एक पीड़ित को ढूंढती है, जो कि लाइंग नेक्स्ट टू ए ब्रोकन नेचुरल गैस लाइन, ठीक है, जो नेचुरल गैस लाइन वो ब्रोक हुई थी, वहीं पर ये सब दिक्कत हुई है, वो उसके पास ही लेटा हुआ है। द विक्टिम इज नॉट ब्रीथिंग, पहली चीज सुनो,
इंपॉर्टेंट चीज कि जो विक्टिम जो है ना, जो पेशेंट है आपका, पीड़ित जो व्यक्ति है, वो विक्टिम इज नॉट ब्रीथिंग नहीं कर रहा एंड इज ब्लीडिंग हैवीली, साथ में उसकी ब्लीडिंग भी हो रही है किससे, लेग वुंड से। हाउ शुड द नर्स प्रोसीड, नर्स को क्या करना चाहिए, ऑर्डर में प्लेस करना है इसको दोस्तों कि सबसे पहले क्या करोगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो है ना, कई चीजें पढ़ते हैं अपन, तो एक तो अपन पढ़ते हैं भाई मास्लो की थ्योरी, मास्लो हायरार्की थ्योरी, एक हम पढ़ते हैं एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। अब आप कहोगे सर CAB होता है, कुछ बच्चे अरे भाई वो सिर्फ उसमें होता है, CPR के अंदर ही होता है, ठीक है, और कहीं चेंज नहीं किया, और कहीं प्रायोरिटी ये रहेगी ना CPR के अलावा, ठीक है। यहाँ पर पल्स का नहीं दे रखा कि पेशेंट पल्सलेस है, ये नहीं दे रखा। मास्लो क्या कहता है दोस्तों, सबसे पहला फोकस आप किस पे दोगे दोस्तों, सेफ्टी पे दोगे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मैंने पूरी पढ़ाई हुई है तो मुझे पूरा पढ़ाने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है। सबसे बेसिक आप फिजियोलॉजिकल नीड है वो चलो ठीक है, उसके बाद में आपको मेन फोकस किस पे करना है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे करना होता है, ठीक है। यही है ना, फिजियोलॉजिकल नीड है, चलो उसको बाद की बात छोड़ो उसको। उसके बाद में सेकंड फोकस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे करना है, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी पे आप क्या करोगे दोस्तों, फोकस करोगे। अब इस ऑप्शन में ढूंढना है कि कहीं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दे रखा है क्या, तो भाई इसमें दे रखा है भाई टेक द विक्टिम वाइटल साइन नहीं है, स्टार्ट रेस्क्यू ब्रीथिंग नहीं है, अप्लाई सरफेस प्रेशर टू द नहीं है, रिमूव द विक्टिम फ्रॉम द इमीडिएट विसिनिटी, मतलब जहां पर ये घटना हो रही है ना दोस्तों, उस गैस पाइपलाइन के पास है वो, उससे पेशेंट को हमें हटाना भी है, उससे हमें पेशेंट को हटाना भी है। तो इसलिए इसमें क्या होगा, इसलिए इसमें क्या होगा दोस्तों, हमें सबसे पहला काम सेफ्टी पे करना पड़ेगा, रिमूव करेंगे हम विक्टिम को फ्रॉम द इमीडिएट विसिनिटी। पहला काम मास्लो का काम खत्म, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें ABC पे एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। वाइटल साइन लेना, एयरवे नहीं है, ब्रीथिंग नहीं है, सर्कुलेशन नहीं है, स्टार्ट रेस्क्यू ब्रीथिंग इमीडिएटली है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों वो है सप्लाई प्रेशर टू द फुट वुंड। दो ऑप्शन है हमारे पास में, ठीक है। चौथा ये है, चलो इसमें तो ट्रांसपोर्ट है तो ये तो बाद का काम है भाई, आप क्या तो रेस्क्यू करो या वाइटल साइन लो या फिर सरफेस जो प्रेशर है वो लगाओ। एयरवे ओपनिंग से रिलेटेड कुछ है नहीं, ब्रीथिंग से रिलेटेड दे रखा है ये वाला कि भाई आप रेस्क्यू ब्रीथिंग क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। और तीसरा जो दे रखा है वो सर्कुलेशन से रिलेटेड है भाई, सर्कुलेशन का मतलब भाई ब्लड निकल रहा है बाहर, सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले फोकस ब्रीथिंग पे करोगे या सर्कुलेशन पे करोगे, ब्रीथिंग पे। इसलिए इसके बाद में नेक्स्ट जो काम किया जाएगा, स्टार्ट करोगे आप रेस्क्यू ब्रीथिंग इमीडिएटली। तो सेकंड जो फोकस किया जाएगा किस पे किया जाएगा, रेस्क्यू ब्रीथिंग पे किया जाएगा। तो पहला फोर्थ नंबर पे करोगे, फोर्थ, फिर सेकंड पे करोगे। अब आ जाओ दोबारा से, ए है नहीं, बी हो गया, फिर सर्कुलेशन सी पे है भाई, अप्लाई सरफेस प्रेशर टू द फुट वुंड। क्यों, वहां से क्या निकल रही थी दोस्तों, ब्लीडिंग हो रही है ना हेवीली, तो उसको भी रोकना जरूरी है ना। तो फिर हम किस पे फोकस करेंगे, इस पे फोकस करेंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड पे, ठीक है। फोर्थ हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब दो चीजें हैं, एक तो वाइटल साइन है और एक ट्रांसपोर्ट करना है। तो मेन चीज अब पहले क्या करेंगे दोस्तों, वाइटल साइन लेंगे, तो पहले पहला लेंगे और फिर उसके बाद में 4 2 3 1 5 हो गया, ठीक है। 4 2 3 1 5 ये हो गया। तो लिख लो इसको। अगर कोई भी पेशेंट, देखो मेरा ज्यादातर क्वेश्चन अगर से क्यों शुरू हो रहे हैं, अगर कोई पेशेंट देखो क्या लिखूं इसमें मैं, कहां पर है ये, ब्रोकन नेचुरल गैस लाइन के पास है, ब्रोकन नेचुरल गैस लाइन के पास है, लाइन के पास है तथा वह ब्रीथिंग नहीं कर रहा, वह पैर से, लेग ही लिख लो यार, वह लेग से ब्लीडिंग हो रही है, तो प्रायोरिटी का निम्न सीक्वेंस होगा, ठीक है दोस्तों। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं ज्यादा, वैसे भी आपके एग्जाम बहुत पास हैं, तो आप इनको सीक्वेंस से आप खुद लिख लेना पांचों को ना। ये सीक्वेंस में दे रखा है 4 2 3 1 5, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको लिख लेना, 4 2 3 1 5 आपको में लिखना है, 4 फिर 2 फिर 3 फिर 1 और फिर 5, इनको आप लिख लेना प्लीज। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि नर्स इज रेस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ विक्टिम एट ए कोलैप्स्ड बिल्डिंग, ठीक है। बोर्ड प्रिंसिपल गाइड द नर्स प्रायोरिटीज ड्यूरिंग दिस डिजास्टर।
ठीक है, वर्ड आ गया डिजास्टर। एक नर्स है दोस्तों, रेस्पॉन्ड कर रही है कि भाई एक जो विक्टिम है, बिल्डिंग गिर गई थी, कोलेस्ड बिल्डिंग थी। कौन सा जो प्रिंसिपल है ये गाइड करता है नर्स को कि भाई प्रायोरिटी, तो डिजास्टर के दौरान आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस चीज पे दोगे दोस्तों? क्या प्रायोरिटी दोगे आप? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला है हेमरेज नेसेसिटेज इमीडिएट केयर टू सेव द मोस्ट लाइफ। देखो डिजास्टर के अंदर रूल चेंज हो जाते हैं। डिजास्टर के अंदर आप क्या करोगे दोस्तों कि जो पेशेंट दोज रिक्वायरिंग मिनिमल केयर आर ट्रीटेड फर्स्ट सो दे कैन हेल्प अदर। अगर आपके पास रिसोर्स की कमी है ना, अगर आपके पास रिसोर्स की क्या कमी है, अब नर्स है वहां पे और कुछ है और कोई है नहीं, तो नर्स सबसे पहले किसको केयर देगी दोस्तों? उनको जिनको सबसे कम केयर की जरूरत है। क्यों? ताकि वो खुद खड़े हों और जो दूसरे जो पेशेंट है दोस्तों उनको क्या कर सके, हेल्प कर सके, दूसरे पेशेंटों को क्या कर सके दोस्तों, हेल्प कर सके। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि ऐसे पेशेंटों को केयर देगी नर्स जो पहले जो दूसरों की हेल्प कर सके। और बाकी तो वो जो है ही, वो जो ट्राइएज जो सिस्टम है ना उसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आता ना तब ये अलग बन जाता। ट्राइएज के अगर अकॉर्डिंग आता तो इनकी प्रायोरिटी क्या हो जाती, लेस प्रायोरिटी होती, बट ट्राइएज के अकॉर्डिंग नहीं है। ये पूछ रहे कि भाई डिजास्टर के अंदर क्या करना चाहिए, नर्सिंग की प्रायोरिटी क्या होगी? तो प्रिंसिपल ये होता है कि भाई अगर रिसोर्स कम है तो मिनिमल केयर वाले पेशेंट को जल्दी केयर देके हम कहेंगे भाई जल्दी जल्दी आप क्या करो, खड़े हो, उनको खड़ा करके इनको बाकी पेशेंट जो केयर प्रोवाइड करो ताकि वो दूसरों को क्या करे, हेल्प करें। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी के जो ऑप्शन है वो इसको नहीं बता पा रहे कि हेमरेज नेसेसिटेज इमीडिएट केयर टू सेव द मोस्ट लाइफ। ठीक है भाई, हेमरेज की क्योंकि उसको सब सेव करना है अपनी लाइफ को। विक्टिम विद हेड इंजरीज उनको सबसे पहले करेंगे, और बच्चे हैं दोस्तों उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे क्योंकि उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ये होगा। तो लिखो डिजास्टर के दौरान, देखो डिजास्टर के दौरान उन पेशेंट को, डिजास्टर के दौरान उन पेशेंट को पहले, उन पेशेंट को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, पहले प्रायोरिटी दी जाएगी जिनको मिनिमम केयर की जरूरत है, मिनिमम केयर की जरूरत है, ताकि वो दूसरों की हेल्प कर सकें, ताकि वो दूसरों की हेल्प कर सके, ताकि वो दूसरों की हेल्प कर सके। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा डिजास्टर भी पढ़ा देता हूं। डिजास्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। कोलिन ग्रांट ने क्या कहा था दोस्तों? सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू कोलिन ग्रांट, कोलिन ग्रांट ने तो यह कहा था कि अगर एक साथ एक जगह पे 30 से ज्यादा लोगों को, मोर देन 30 जो पीपुल हैं उनको, 30% को इमरजेंसी केयर की जरूरत पड़े, इमरजेंसी केयर, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, इमरजेंसी केयर या इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? डिजास्टर के नाम से जानते हैं। कोलिन ग्रांट ने नंबर बताया कि कम से कम 30 से उससे ज्यादा लोग होने चाहिए, 30 लोगों से ज्यादा लोग हैं तो उसे हम डिजास्टर मानेंगे। ठीक है, WHO ये नहीं कहता, वो उसकी अलग डेफिनेशन है। वो क्या कहता है कि कोई भी ऐसा अक्रेंस, ठीक है, WHO क्या कहता है, कोई भी ऐसा अक्रेंस, कोई भी ऐसी घटना जो कि डैमेज करे, क्या करे, डैमेज करे किस चीज को? इकोलॉजिकल सिस्टम को। भाई पारिस्थितिकी जो तंत्र वो तो बिगड़ेगा ना, आग लगेगी, कुछ भी होगा, ठीक है, पानी से बाढ़ आएगी, तो ये सब इकोलॉजिकल सिस्टम तो बिगड़ेगा, हमारा जो सिस्टम बना हुआ है, पारिस्थितिकी जो तंत्र है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सिस्टम को क्या करे, डैमेज करे। या फिर दोस्तों लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ करे, भाई लोग मरे, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ करे। या फिर दोस्तों क्या करे, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ का लॉस करे या डैमेज करे या डिटोरिएट करे हेल्थ को या हेल्थ सर्विसेज को। भाई हेल्थ सर्विसेज की भी तो कमी पड़ जाती है ना, तो उसे हम कितना करे, इतना ज्यादा करे, इतना ज्यादा करे कि ये वारंट करे कहां पे, ऐसी कम्युनिटी के अंदर जहां पर ये घटना नहीं हो रही। ठीक है, आउटसाइड द अक्रेंस, जो जहां पर ये घटना नहीं हो रही, अभी समझा दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। आउटसाइड द अक्रेंस कम्युनिटी जो है ना दोस्तों, उसका क्या लाए, अटेंशन लेके आए या उसको वारंट करे। समझाता हूं, मतलब भाई इतनी ज्यादा इकोलॉजिकल सिस्टम डैमेज हो, लोग मरे, या हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ
डिटोरिएट हो, जरूरी ना मरे, हाथ कट गया हेल्थ डिटोरिएट हो गई, हेल्थ सर्विसेज कितनी सारी हेल्थ सर्विसेज की एक साथ जरूरत पड़ती है तो वो सब डिटोरिएट होगी। तो दोस्तों कितनी ज्यादा हो, मतलब WHO कहता है कि इनमें से ये सारी चीजें हो, मान लो, उसे हम डिजास्टर किसे कहेंगे? अगर इकोलॉजिकल सिस्टम, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हो, इसमें हेल्थ का लॉस हो, हेल्थ सर्विसेज का लॉस हो, इतना ज्यादा हो कि घटना यहां पे हुई है लेकिन इस घटना के बाहर की जो कम्युनिटी है ना उसको भी पता चल जाए, उसे हम किस नाम से जानते हैं? डिजास्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये डिजास्टर की डेफिनेशन है। डिजास्टर की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी एनी अक्रेंस दैट कॉजेज डैमेज टू इकोलॉजिकल सिस्टम, ह्यूमन लाइफ, हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज एंड दैट कॉजेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, अटेंशन और वारंट टू द पैलेस या टू द कम्युनिटी दैट इज आउटसाइड द, ठीक है, दैट इज आउटसाइड द प्लेस ऑफ डिजास्टर। मतलब डिजास्टर या अक्रेंस ऑफ जो घटना है उसके आउटसाइड क्या करे, उसको अटेंशन करे या वारंट कोज करे। मतलब घटना यहां हुई है, देखो मान लो अमेरिका में मरते हैं तो हमें पता लग जाता है ना, तो एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी तक पहुंच जाए बात, इतना ज्यादा हो, ठीक है, इतना ज्यादा लॉस हो, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? डिजास्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक डिजास्टर साइकिल आता है दोस्तों, डिजास्टर साइकिल। भाई डिजास्टर साइकिल में क्या है कि सबसे पहले तो आप कोशिश करोगे, क्या करोगे दोस्तों, कि भाई डिजीज हो ही नहीं, तो उसको क्या करके आपने प्रिवेंशन किया। प्रिवेंशन करने के साथ आप क्या करते हो? मिटिगेशन करते हो। मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब आप कोशिश करोगे कि भाई अगर कभी हुई भी ना, अगर हुई भी, मतलब कोई घटना हुई भी, तो जो हैजार्ड है, छोटा मोटा नुकसान है, वो डिजास्टर में कन्वर्ट नहीं हो। तो अगर हैजार्ड को डिजास्टर में कन्वर्ट नहीं करना, तो इसे हम किस नाम जानते हैं? मिटिगेशन के नाम से जानते हैं। कैसे बनाते हैं? मान लो एक साथ भूकंप आए, तो आप क्या सोचोगे दोस्तों? आप ये कोशिश करो भाई बिल्डिंग है ना, उनके जो रूल्स हैं वो ऐसे बनाओगे कि भाई अर्थक्वेक से वो बचाएं उनको, ठीक है, ऐसी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं आजकल जो अर्थक्वेक से बचाती हैं। तो वो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? हम कोशिश करेंगे, कुछ जगह तो होगा तो जरूर, लेकिन वो डिजास्टर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उसके लिए क्या बनाए जाए? रूल बनाए जाए। इसे हम क्या बोलते हैं? मिटिगेशन। मतलब हैजार्ड हो, नुकसान हो, बट नुकसान तो हो गई, लेकिन इतना नहीं हो कि क्या कोज हो जाए, डिजास्टर कोज हो जाए। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मिटिगेशन के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो कि किसी जगह पे जो फ्लड आता है, ठीक है, बाढ़ आती है, तो उससे रिलेटेड पहले से प्रिपेयर्डनेस हो, तो उसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों? मिटिगेशन। की अगर नुकसान है बट उसको डिजास्टर में कन्वर्ट नहीं हो, ऐसी कोशिश करें तो उसे हम मिटिगेशन के नाम से जानते हैं। फिर हम उसके लिए क्या रहे दोस्तों? प्रिपेयर्ड रहे। प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस का मतलब कैसे? मतलब ये कम्युनिटी की स्ट्रेंथ रहे, एक कंट्री की स्ट्रेंथ रहे, एक हमारे देश की ताकत हो कि भाई कहीं भी डिजास्टर आए तो हम उससे लड़ सकें। हमारे पास मैन, मनी, मटेरियल, तीन तो हैं, एंड टेक्निकल सपोर्ट, आजकल ये और जुड़ गया है, टेक्निकल सपोर्ट। ये सब चारों जो रिसोर्सेज है ना दोस्तों, ये क्या हो, हमारे पास अवेलेबल हो। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? हम प्रीपेड होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या होना चाहिए दोस्तों? प्रीपेड होना चाहिए। तो प्रिवेंशन पूरी तरह रोके, हो भी तो हैजार्ड डिजास्टर में नहीं, और उसके लिए हम क्या रहे दोस्तों? प्रीपेड रहे। तीनों ही घटना डिजास्टर से पहले होती हैं भाई, डिजास्टर से पहले हो रही है, नहीं डिजास्टर तो नहीं हो रहा। प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रीपेडनेस। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों? भाई इसके बाद में कोई भी घटना होगी, तो घटना होगी तो आप क्या दिखाओगे? रेस्पॉन्स दिखाओगे। रेस्पॉन्स के बाद में आप क्या दिखाओगे दोस्तों? उसको ठीक, पेशेंट को जो भी है उसको वो करोगे, तो पर्सन को करोगे तो क्या होगा? रिहेबिलिटेशन। और अगर जगह को करोगे तो उसे क्या बोलेंगे? रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन। तो यही है डिजास्टर साइकिल। पहले भाई प्रिवेंशन किया, फिर मिटिगेशन, प्रीपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स, ठीक है, जो भी रेस्पॉन्स दोगे डिजास्टर होने के बाद। रेस्पॉन्स के बाद में आप नॉर्मल लाइफ में लाना चाहोगे पेशेंट को, रिहेबिलिटेशन, और जगह को, जहां जगह बिल्डिंग टूटी है उनको वापस से सही करोगे तो वो रिकंस्ट्रक्शन। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? डिजास्टर साइकिल कहलाता है। दिस इज कॉल्ड डिजास्टर साइकिल। ठीक है, इसके बाद आपने ट्राइएज सिस्टम पढ़ा है, चलो वो भी देख लो। ट्राइएज, ठीक है, ट्राइएज में क्या होगा दोस्तों? देखो आग लगेगी ना, तो आग सबसे पहले आग क्या रहती है? यहाँ पे रेड रेड रहती है। थोड़ा सा ऊपर आग जाती है तो आग थोड़ी सी कैसी होती जाती है? येलो होती जाती है, ठीक है, येलो। और ऊपर ही ऊपर आग की जो लो है ना, वो थोड़ा सा देखोगे ना तो ग्रीन ग्रीन दिखाई देगी, और ऊपर देखोगे ना तो धुआं निकलेगी, और धुआं कैसी होती है दोस्तों? ब्लैक। ठीक है, तो यही क्या है? ट्राइएज सिस्टम है। तो सबसे पहले रेड, फिर येलो, ठीक है, मैंने ट्रिक बनाई है, अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है ऐसा। फिर ग्रीन, और फिर ये ब्लैक। ठीक है, रेड वालों को हम क्या मानते हैं दोस्तों? इमरजेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? इमरजेंट, मतलब इमरजेंट केस। येलो वालों को क्या मानते हैं दोस्तों? हम अर्जेंट। ग्रीन वालों को क्या मानते हैं दोस्तों? हम इनको मानते हैं नॉन अर्जेंट। ठीक है, नॉन अर्जेंट।
और जो मर गए बेचारे, जो पक्का मरेंगे, उनको ब्लैक। ठीक है, तो इनको सबसे कम प्रायोरिटी, लिस्ट प्रायोरिटी, ठीक है, यही ट्राई सिस्टम है आपका। तो रेड, येलो, ग्रीन, तो इमरजेंट, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट और, ठीक है, ये ट्राइएज सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आंसर बदल जाएगा, ये ध्यान रखना। ट्राइएज सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर पूछेगा तो उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो प्रायोरिटी है ना वो किसको दी जाएगी दोस्तों, इमरजेंट को दी जाएगी। ठीक है, इन पर्सन को हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब जबकि जब उनको देखना पड़ेगा आपको, तो वो क्या आएगा, इमरजेंट। अगर ट्राइएज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है, डिजास्टर के अकॉर्डिंग उसने ये माना है। अगर दोस्तों उससे कम प्रायोरिटी तो ये मीडियम प्रायोरिटी होगी, यहाँ पर हाईएस्ट होगी, यहाँ पर मीडियम होगी, यहाँ पर लेस प्रायोरिटी होगी और यहाँ पर लिस्ट प्रायोरिटी होगी। ठीक है, हाईएस्ट, मीडियम, लेस और लिस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। उससे कम प्रायोरिटी किसको देंगे दोस्तों हम, अर्जेंट वालों के, उससे कम नॉन अर्जेंट वालों को, उससे कम किसको देंगे दोस्तों, ब्लैक, मतलब सबसे कम प्रायोरिटी, ना के बराबर प्रायोरिटी देंगे इसको। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि डिजास्टर के बाद सबसे ज्यादा इन्फेक्शन क्या देखने को मिलते हैं, आफ्टर डिजास्टर कौन से इन्फेक्शन जो हैं जो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन है ना दोस्तों, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं डिजास्टर के बाद। क्वेश्चन बनते हैं जैसे टाइफाइड, कोलेरा, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे जो इन्फेक्शन है वो देखने को। कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है डिजास्टर के बाद, विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है ना दोस्तों सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि डिजास्टर के बाद कौन सी विटामिन की जो डेफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी। फिर आता है दोस्तों कि हमारे देश के अंदर जो डिजास्टर जो एक्ट है वो कब आया है, तो डिजास्टर जो एक्ट है ना दोस्तों वो आया है हमारा 2005 में। फिर एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि वर्ल्ड डिजास्टर रिडक्शन एक्ट, रिडक्शन डे कब बनाया जाता है। ठीक है, तो बताओ इसका क्या आंसर होगा। वर्ल्ड डिजास्टर जो रिडक्शन जो डे है ना दोस्तों वो कब मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। तो सेकेंड वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर को, अक्टूबर के दूसरे बुधवार को क्या मनाया जाता है दोस्तों, वर्ल्ड डिजास्टर डे मनाया जाता है, सेकेंड वेडनेसडे ऑफ द अक्टूबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या पढ़ सकते हो आप, कौन सी जो डिजास्टर जो है ना दोस्तों उसको प्रिवेंट करना है आपको, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री अगर पूछता है तो होम अफेयर्स। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहां है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर जो मैनेजमेंट है दोस्तों वो दिल्ली में है, ये ध्यान रख लेना बस। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहां है, दिल्ली में है। इंडिया के अंदर, ठीक है, मोस्टली जो डिजास्टर है वो किससे होते हैं, मोस्टली जो डिजास्टर है इंडिया में क्या देखने को मिलते हैं मोस्ट, तो वो आएगा हाइड्रोलॉजिकल, पानी से रिलेटेड डिजास्टर सबसे ज्यादा होते हैं, बाढ़ का आना, ये सब होना। ठीक है, ये सबसे ज्यादा होते हैं। और अभी तक का इंडिया का वर्स्ट डिजास्टर कौन सा था, इंडिया वर्स्ट डिजास्टर, सबसे बेकार इंडिया का आज तक का डिजास्टर कौन सा था दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा आपका भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी ना वो। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये सबसे बुरा था आज तक का इंडिया का डिजास्टर, मैन मेड। ठीक है, इसमें आंसर मैन मेड लिखना है ना, मैन मेड था ये। तो ये सब आपका क्या हो गया दोस्तों, डिजास्टर से रिलेटेड हो गया है। चलो और बाकी का मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस हमने देखे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोशिश करेंगे हम क्लासेज को कंटिन्यू करने की, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज के कारण नहीं कर पाया, फिर से माफी मांगता हूँ आप लोगों से। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ जो भी हमने पढ़ा है। तो पहला जो क्वेश्चन देखा था दोस्तों उसमें कम्युनिकेशन की टेक्निक पूछी है, तो आई कॉन्टेक्ट को एस्टेब्लिश करना, पैराफ्रेजिंग का यूज करना और ब्रॉड एंड ओपन एंडेड जो है वो यूज करना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों वो किसका था कि कोई भी पेशेंट है दोस्तों होमोसेक्सुअल है, तो मेन चीज ये है कि हम सबसे पहले हम खुद की पर्सनल जो फीलिंग्स है ना दोस्तों उनको क्या करें, आइडेंटिफाई करें, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। एक वो क्वेश्चन अभी आ जाएगा, मुझे पता है कि वो 20 वाला क्वेश्चन था, वो छोड़ो। आप एनाफाइलेक्सिस से रिलेटेड स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में किस में यूज करने की जरूरत है, तो फर्स्ट बात देते समय और एम्प्टिंग ए पोर्टेबल वुंड ड्रेनेज सिस्टम।
इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भाई वही चीज़ें यूज करनी है जो हॉस्पिटल की एजेंसीज है, आपकी मर्जी से आप कुछ भी यूज नहीं करोगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसका जो सीक्वेंस है वो मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से आपको पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रखना है और बाकी की चीज़ें करनी है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है दोस्तों वो डिजास्टर से रिलेटेड था, वो मैंने आपको बता दिया कि जिनको मिनिमल केयर की जरूरत है उनको सबसे पहले देखेंगे, बाकी सबको बाद में देखेंगे। और ये क्वेश्चन था जिसमें कि अगर किसी पेशेंट को एलर्जी होती है तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, एस्फेक्सिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।